हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़ और आज बेटा हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। ये अपनी 12th क्लास की बीएसटी का 4th चैप्टर है बेटा, जिसका नाम है मोटिवेशन। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो बेटा यदि हम शुरुआत में ये देखें कि वास्तव में मोटिवेशन क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, तो वो कुछ इस तरह से है बेटा। एनी फोर्स और एनर्जी दैट इन्फ्लुएंस और एनकरेज एन इंडिविजुअल और in the term of organization, here we can use subordinate to do the work in a particular way to achieve organizational goals is called motivation। तो बेटा आपको जो रेड कलर में दिख रहा है ना, आपको जो प्रिंट दिख रहा है, इस पर ज्यादा आपको फोकस करना है। तो देखो मोटिवेशन को एक ऐसी फोर्स, ऐसी ताकत या एक ऐसी एनर्जी कहा गया है जो कि बेटा जो इंडिविजुअल होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन में जो सबऑर्डिनेट्स काम करने वाले होते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस का मतलब एनकरेज करता है। क्या करने के लिए एनकरेज करता है बेटा? टू डू द वर्क इन ए पर्टिकुलर वे, मतलब एक विशेष तरीके से काम करने के लिए उनको वो प्रेरित करता है। कौन प्रेरित करता है? मोटिवेशन। किस तरह से काम करने के लिए प्रेरित करता है? एक पर्टिकुलर तरीके से, मतलब एक विशेष तरीका जो कि मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट से एक्सपेक्ट करते हैं। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और सिंपल सी बात है बेटा, लोगों से काम क्यों करवाया जाता है? ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाए। और ऐसी एनर्जी या ऐसे फोर्स को जो कि अपने सबऑर्डिनेट को काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करे, एनकरेज करे, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? मोटिवेशन। अब बात करते हैं हम मोटिवेशन की डेफिनेशन के बारे में। तो बेटा जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने यहाँ पर दो डेफिनेशंस ली है। एक है कुंट्ज एंड ओडोनल की, जिसने कहा है मोटिवेशन मींस एनकरेजिंग पीपल टू वर्क इन ए डिजायर्ड वे। तो बेटा यहाँ पे भी सेम बात वही कही जा रही है जो कि हमने मीनिंग में डिस्कस कर ली थी कि मोटिवेशन क्या है बेटा? लोगों को काम करवाने के लिए प्रेरित करना। लोगों से काम करवाना है तो उनको एनकरेज करना ही क्या कहलाता है बेटा? मोटिवेशन। ऐसे विलियम जी स्कॉट ने कहा है मोटिवेशन मींस ए प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्ट टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। तो बेटा यहाँ पे मोटिवेशन को एक ऐसी प्रोसेस कहा गया है जिसके थ्रू हम लोगों को स्टिमुलेट कर सकते हैं। स्टिमुलेट का मतलब यहाँ पे बेटा एनकरेज करना ही होता है। टू एक्ट टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स, कि हमारे जो भी इच्छित गोल्स हैं, हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको फिनिश करने के लिए उन पर काम करना होगा। और इस तरह का काम करवाने के लिए लोगों को स्टिमुलेट करना या एनकरेज करना बेटा मोटिवेशन कहलाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे बेटा कि मोटिवेशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट बेटा कंटिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशन इज नॉट ए वन टाइम टास्क। Managers have to boost the energy of subordinates on daily, weekly, monthly basis by organizing motivational seminars or meetings। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट में कहने का मतलब ये है कि जो मोटिवेशन वाला प्रोसेस है ना बेटा, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है। ये बेटा कंटिन्यूअसली वीकली, डेली या मंथली बेसिस पे चलता रहता है। जब कभी भी मैनेजर को लगता है कि हमारे जो सबऑर्डिनेट हैं उनसे जल्दी काम करवाना है, उनको मोटिवेशन की जरूरत है, उनको एनकरेजमेंट की जरूरत है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग बेटा वीकली, मंथली या डेली बेसिस पे जो भी मीटिंग होती है या मोटिवेशनल सेमिनार्स होते हैं, अपनी कंपनी या अपने बिजनेस में ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। सेकेंड बेटा साइकोलॉजिकल प्रोसेस। इन मोटिवेशन ए मैनेजर चेंजेस सबऑर्डिनेट्स नेगेटिव मेंटेलिटी इनटू पॉजिटिव मेंटेलिटी सो दैट दे कैन डू वर्क विलिंगली। तो बेटा मोटिवेशन में क्या होता है? केवल और केवल जो सबऑर्डिनेट की जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है उसको चेंज किया जाता है। जब मैनेजर को ये लगता है कि भैया हमारे जो सबऑर्डिनेट है वो डीमोटिवेटेड हो चुके हैं, वो काम करते करते थक चुके हैं, उनके अंदर काम करने की जो इच्छा शक्ति है वो कम हो चुकी है, इसके बाद बेटा मैनेजर्स लोग जो हैं वो सबऑर्डिनेट की नेगेटिव मेंटेलिटी को पॉजिटिव मेंटेलिटी में चेंज करते हैं ताकि वो उनसे उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करवा सके। इसी तरह से थर्ड फीचर है बेटा ओनली ह्यूमन कैन बी मोटिवेटेड। सीधी सी बात है, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट बी मोटिवेटेड। भाई ये चीज वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपकी बुक में है तो समझ लो इसको कि भाई मोटिवेशन जो है ना केवल ह्यूमन बीइंग को ही दिया जाता है, किसी निर्जीव चीज को नहीं दिया जाता है। फोर्थ है पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन। तो बेटा मोटिवेशन दो तरह से दिया जा सकता है, एक पॉजिटिव तरीका और एक नेगेटिव। पॉजिटिव तरीके में क्या होता है? जैसे रिवार्ड्स वगैरह देना, अच्छा काम करने पर प्राइजेस वगैरह, प्रमोशन देना। ठीक इसी तरह से नेगेटिव मोटिवेशन में क्या होता है बेटा? स्कोल्डिंग और पनिशमेंट। स्कोल्डिंग का मतलब डांट फटकार और पनिशमेंट का मतलब सजा देना। तो बेटा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मैनेजर को सबऑर्डिनेट से अपना काम अपने इच्छित तरीके से करवाना है, डिजायर्ड वे में करवाना है। तो बेटा उसके पास दो ही तरीके होते हैं, क्या तो वो पॉजिटिवली मोटिवेट करे उनको, और यदि वो पॉजिटिवली मोटिवेट नहीं हो रहे हैं तो बेटा फिर उनको डरा धमका कर भी काम निकलवाया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपनी डिजायर्ड गोल को टाइम पर अचीव कर सके।
तो इस तरह से बेटा मोटिवेशन जो है ना नेगेटिव भी होता है, हालांकि ये बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि 80% जो मोटिवेशन होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो पॉजिटिव तरीके से ही दिया जाता है। बाकी 20% ऐसे कुछ सबऑर्डिनेट के लिए लागू भी करना पड़ता है नेगेटिव मोटिवेशन, जो कि वही बात हो गई कि बिल्कुल ही ढीठ प्रवृत्ति के होते हैं ना, उनके लिए नेगेटिव मोटिवेशन भी जरूरी होता है। ठीक इसी तरह से यदि हम फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो वो है बेटा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मोटिवेशन टू द सबऑर्डिनेट्स इज गिवन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो बेटा ये सीधी सी बात है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों है? क्योंकि मोटिवेशन हम तभी अपनाते हैं, हम का मतलब यहाँ पे मैनेजर्स लोगों से, कि यदि उन्हें कोई गोल अचीव करना हो डिजायर्ड तरीके से टाइम पर। तो बेटा इसीलिए मोटिवेशन को क्या कहा गया है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्योंकि जो भी सबऑर्डिनेट है ना बेटा, उनको मोटिवेशन तभी दिया जाता है जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने हो। इसी तरह से सिक्स्थ है बेटा एनर्जाइजिंग फोर्स। मोटिवेशन इज ए टाइप ऑफ एनर्जी दैट बूस्ट द विलिंग पावर ऑफ सबऑर्डिनेट टू गेट द वर्क डन ऑन टाइम। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन एक तरह की एनर्जी होती है जो कि बेटा सबऑर्डिनेट्स जो लोग है ना उनकी विलिंग पावर, इच्छा शक्ति को बढ़ाती है ताकि वो टाइम पर काम फिनिश कर पाए। इसी तरह से बेटा सेवंथ पॉइंट है रिजल्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन नॉट कॉज ऑफ सेटिस्फैक्शन। मोटिवेशन इज द रिजल्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन। इन अनदर वे वी कैन से दैट To motivate the subordinates, a manager has to fulfill the needs of subordinate। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि कोई भी सबऑर्डिनेट मोटिवेट तभी होगा जब आप उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करोगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? रिजल्ट, यानी कि मोटिवेशन जो है ना वो सेटिस्फेक्शन का रिजल्ट है। मतलब यदि आपने अपने सबऑर्डिनेट्स की नीड्स, जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जैसे टाइम पर पेमेंट देना, बोनस वगैरह देना, तो इस तरह की जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करेगा। उसके बाद में बेटा जो सबऑर्डिनेट है वो सेटिस्फाई होंगे, और यदि सबऑर्डिनेट सेटिस्फाई हो गए तो इसका मतलब है वो मोटिवेटेड हो गए। मतलब वहां पर मोटिवेशन का काम फिनिश हो गया कि भाई हाँ, हम कह सकते हैं कि वहां पर जो सबऑर्डिनेट है उनको मोटिवेशन दिया गया है। एट्थ है बेटा मोटिवेशन वर्सेस मोरल। मतलब इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जो मोटिवेशन है वो मोरल से बिल्कुल अलग है। क्यों है? क्योंकि मोरल इज नॉट गिवन। बेटा ये जो मोरल होता है ना, हौसला, ये मनोबल, ये किसी आदमी के अंदर ही इनबिल्ट होते हैं, इसको देने की जरूरत नहीं होती है। जबकि मोटिवेशन इज गिवन टू गेट द वर्क डन इन डिजायर्ड वे। जबकि बेटा ये जो मोटिवेशन है वो सबऑर्डिनेट्स को दिया जाता है ताकि वो काम पूरा कर सके, टाइम पर फिनिश कर सके। तो बेटा मोटिवेशन और मोरल में क्या फर्क है? मोटिवेशन एक आउटसाइड वाली बात हो गई, जबकि मोरल जो है वो इनसाइड वाली बात है। मोरल किसी भी पर्सन में इनबिल्ट होता है, मोटिवेशन इनबिल्ट नहीं होता, वो देना पड़ता है। ठीक इसी तरह से यदि हम बात करें नाइन्थ पॉइंट की, बोथ मीन्स एंड एंड्स, या हम इसको ये भी कह सकते हैं बोथ कॉज एंड इफेक्ट। तो बेटा यहाँ पे मीन्स का मतलब मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी अच्छी तरह समझाया था कि जो मोटिवेशन है वो एक जरिया होता है, साधन होता है। किसका? मोटिवेशन इज द मीन ऑफ अचीविंग गोल्स। तो गोल्स जितने भी होते हैं उनको अचीव करने का एक साधन होता है। अब एंड्स का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? एंड्स का मतलब होता है रिजल्ट क्या निकलता है। तो मोटिवेशन हेल्प्स इन अचीविंग द बेस्ट रिजल्ट। तो बेटा मोटिवेशन के थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपना जो रिजल्ट है वो बेस्ट अचीव कर सकते हैं। इसलिए बेटा जो मोटिवेशन है उसको बोथ मीन्स एंड एंड्स भी कहा गया है, या यूं कह सकते हो बोथ कॉज एंड इफेक्ट भी कहा गया है। तो उम्मीद है बेटा आपको वीडियो में जो भी टॉपिक समझाया गया है मोटिवेशन के बारे में, मीनिंग, डेफिनेशन और जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई समस्या है तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर रेगुलर आते रहें तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आखिरकार कोई भी अगर मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट्स या फिर उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनको वो टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहता है, तो इससे बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो चलो बेटा बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो बेटा मोटिवेशन का जो हमारे सामने सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस निकल के आता है वो है बेटा हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। Because motivation is like fuel in vehicle with the help of which a vehicle can reach its destination easily. Likewise, motivation is that energy with the help of which a manager can achieve organizational goals easily by motivating the subordinates. Goals भी दो तरह के होते हैं, एक पर्सनल गोल और एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल। चाहे गोल कितने भी तरीके के क्यों ना हो, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बेटा हमें अपने सबऑर्डिनेट्स और जो एम्प्लॉइज हैं उनको मोटिवेशन देना ही होगा। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को टाइमली अचीव करने के लिए मोटिवेशन हमारी मदद करता है। हमारी का मतलब यहाँ पे है बेटा मैनेजर्स की मदद करता है। तो सीधी सी बात है, ड्राइवर को यदि अपनी कार को एक निश्चित डेस्टिनेशन पर ले जाना है तो बेटा उसे अपनी कार में फ्यूल डालना होगा।
ठीक इसी तरह से यदि मैनेजर लोगों को अपने सबॉर्डिनेट्स के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को टाइमली अचीव करना है तो बेटा सबॉर्डिनेट्स को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना होता है। और इसीलिए बेटा कहा गया है कि मोटिवेशन इज द कोर और हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। जिस तरह से एक ह्यूमन बॉडी में हार्ट का काम ब्लड को डायरेक्शन देना होता है और जो ब्लड में जो भी गंदगियां हैं उनको बाहर निकालना होता है और राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करना होता है ताकि ब्लड सभी ऑर्गन्स की तरफ जाकर अपनी सप्लाई पूरी करे, ठीक उसी तरह से बेटा एक मैनेजर जो है वो मोटिवेशन के थ्रू अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है और इसीलिए बेटा मोटिवेशन को मैनेजमेंट का हार्ट या कोर कहा गया है। अब यदि हम सेकंड इंपॉर्टेंस की तरफ चलें तो वो कुछ इस तरह से है, इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। थ्रू द मोटिवेशन ए मैनेजर डज द फॉलोइंग टास्क फॉर सबऑर्डिनेट्स सो दैट दे कैन बी सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स। फर्स्ट है creates interest in employees mind towards the work. Second है changes negativity into positivity. Third gives rewards for their best work. Fourth provides positive working environment. तो बेटा कहने का मतलब ये है कि यदि एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहता है तो बेटा वो जो सबऑर्डिनेट है वो अपनी जॉब से फुल्ली सेटिस्फाइड रहेगा। और वो किस तरह से रह सकता है, मतलब इसके लिए एक मैनेजर को कुछ काम करने होते हैं। जैसे फर्स्ट बताया था मैंने अभी आपको, क्रिएट्स इंटरेस्ट इन एम्प्लॉयज माइंड टुवर्ड्स द वर्क। तो यहाँ पे बेटा मैनेजर ये कोशिश करता है मोटिवेशन के थ्रू कि वो अपने एम्प्लॉयज के दिमाग में काम के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट कर पाए। सेकंड है बेटा चेंजेस नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी, और बेटा मोटिवेशन के थ्रू मोटिवेटेड जो सेमिनार्स है उनको ऑर्गेनाइज करता है, मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करता है और उन मीटिंग्स में बेटा एक जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय की नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करता है और उनके माइंड सेट को बिल्कुल पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता है। थर्ड है बेटा गिव्स रिवार्ड्स फॉर देयर बेस्ट वर्क, और मोटिवेट करने के दौरान बेटा जो एक मैनेजर है वो अपने सबऑर्डिनेट या एम्प्लॉयज को उनके अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड भी देता है, चाहे वो रिवॉर्ड फाइनेंशियल हो या फिर नॉन फाइनेंशियल हो। फोर्थ है प्रोवाइड्स पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट, और यदि एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई रखना है तो बेटा वो पूरी कोशिश करता है कि इन एम्प्लॉयज को हम पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट दे पाएं, और इस तरह का एनवायरनमेंट न देने की वो पूरी कोशिश करता है जहां पर पॉलिटिकल इश्यूज ज्यादा आते हैं, मतलब वहां के जो एम्प्लॉयज हैं वो पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं और काम कम। तो इस तरह से बेटा एक जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, और ये कोशिश कब कामयाब होती है, जब वो अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहे। ठीक इसी तरह से थर्ड पॉइंट है बेटा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। A motivated employee always use the organizational resources in the best possible way. He does not misuse the resources. तो बेटा कहने का मतलब ये है कि यदि एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम मोटिवेशन दिया जा रहा है तो बेटा एम्प्लॉय को भी ये लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो हमारा एक परिवार है, और जिस तरह से हम परिवार में हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, उनको वेस्ट नहीं करते हैं, तो बेटा जो एम्प्लॉयज हैं और जो सबऑर्डिनेट हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशनल जो रिसोर्सेज हैं उनको बड़े ध्यान से यूज में लेते हैं, और उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि उन रिसोर्सेज को वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, उनका मिसयूज न करें। ठीक इसी तरह से यदि हम फोर्थ इंपॉर्टेंस की बात करें तो फोर्थ इंपॉर्टेंस है बेटा इम्प्रूव्स मोरल। मोरल इज इंडिविजुअल फीलिंग अबाउट वर्क एंड सिचुएशन। Morale is self-motivation created by oneself regarding to the work. Morale is the result of a good motivation. तो बेटा सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मोरल एक्चुअल में होता क्या है। मैंने आपको इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में भी आपको समझाया था कि मोरल और मोटिवेशन दोनों अलग है। तो बेटा मोरल का मतलब होता है कि आप अपने अंदर कौन सी फीलिंग्स क्रिएट करते हो अपने काम को लेकर, अपनी परिस्थितियों को लेकर। यदि आपने काम और परिस्थितियों के प्रति नेगेटिव फीलिंग ली है तो मतलब आपका मोरल हाई मोरल नहीं है, लो मोरल है, और यदि आप काम को पॉजिटिव तरीके से लेते हो इसका मतलब ये है बेटा कि आपका मोरल हाई है। तो मोरल बेटा ये क्या होता है, किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी व्यक्ति को दिया नहीं जाता है। मोरल एक तरह से एक मनोबल होता है जो कि एक व्यक्ति खुद ही अपने अंदर क्रिएट करता है। तो बेटा यदि आप अच्छा मोटिवेशन देंगे तो उसका मोरल अपने आप ही हाई होगा। किसका मोरल, एम्प्लॉयज या सबऑर्डिनेट का। तो बेटा सीधी सी बात है, यदि एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम मोटिवेट कर रहा है और उनके लिए गुड वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो बेटा एम्प्लॉयज का जो मोरल है, मनोबल है, वो अपने आप ही बढ़ेगा। ठीक इसी तरह से फिफ्थ इंपॉर्टेंस है बिल्ड्स बेटर लेबर रिलेशन। A good motivation provides job satisfaction. Followings can be reduced greatly. First, conflicts. Second, strikes. Third, lockouts. Fourth, complaints. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट को टाइम टू टाइम मोटिवेशन दे रहा है,
टाइम टू टाइम मोटिवेट कर रहा है और चीजों के प्रति उनके मन में पॉजिटिविटी को बढ़ा रहा है, तो वहां पर जो लेबर के द्वारा कॉन्फ्लिक्ट्स यानी जो दरार पैदा की जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, स्ट्राइक्स हड़ताल की जाती है, लॉकआउट तालाबंदी कर दी जाती है, या बार बार में कोई ना कोई शिकायत लेके आता रहता है, तो इस तरह की जो ये समस्याएं हैं ना बेटा, उसको वो काफी हद तक कम कर सकता है। और ये कम कब होंगी? जब एक मैनेजर टाइम टू टाइम अपनी जो सबॉर्डिनेट हैं, लेबर्स हैं, उनको मोटिवेट करता रहेगा। बेटा रिड्यूसेस एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉयज टर्नओवर। बेटा इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना आप। मोटिवेशन प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉयज दैट रिजल्ट्स इन लेस एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम मोटिवेशन दिया जा रहा है, सबॉर्डिनेट्स की एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज किया जा रहा है, तो इस तरह से बेटा जो सबॉर्डिनेट्स हैं और जो एम्प्लॉयज है वो अपनी जॉब से फुल्ली सेटिस्फाई होंगे। और फुल्ली सेटिस्फाई होने की वजह से दो चीजें सामने निकल के आती हैं। एक तो है एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म। तो बेटा एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म का मतलब होता है कि यदि ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, या फिर वहां का जो मैनेजर है वो काफी ज्यादा डांटता है, फटकारता है, सजेस्ट नहीं करता है, लोगों को मोटिवेट नहीं करता है, तो वहां के जो एम्प्लॉयज है बेटा वो बार बार ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंट होना शुरू कर देंगे। उनके मन में यही होगा बेटा कि यदि हम ऑफिस में काम करने जा रहे हैं तो जो मैनेजर है वो हमारे पे भड़केगा, तो इसलिए वो बेहतर यही समझते हैं कि हम ऑफिस में न जाकर 1-2 दिन की छुट्टी कर लें। लेकिन यदि मोटिवेशन दिया जा रहा है, उनको काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो बेटा एम्प्लॉयज स्टार्ट टू अटेंड इन ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलरली एब्सेंट नहीं रहेंगे, जबकि वो अटेंडेंस देने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। दे रियरली एब्सेंट, तो बात वही आ गई बेटा, तो वो बड़ी मुश्किल से एब्सेंट होंगे। सेकंड इसमें है बेटा रेड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर। तो बेटा टर्नओवर का मतलब समझना। तो बेटा यहाँ पर एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब ये है किसी भी एम्प्लॉय का किसी ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक न टिकना, फिर कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है और पुराना एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है। तो बेटा इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में बेटा आपको गुड वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है, इसलिए हर कोई जो एम्प्लॉयज है साल 6 महीने काम करता है और फिर दूसरे इंस्टीट्यूट में चला जाता है। लेकिन इसके उलट यदि हम बात करें मोटिवेशन की, तो यदि मैनेजर टाइम टू टाइम मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाकर अगर एम्प्लॉयज को उनके काम के प्रति मोटिवेट कर रहा है, तो बेटा ये जो एम्प्लॉय टर्नओवर है, मतलब बार बार किसी एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाना, ये भी कम होगा। If there is a good and positive work environment in the organization, employees will stay longer in an organization. तो बात यहीं पर आकर समाप्त होती है बेटा कि यदि आप पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट दे रहे हो, अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो बेटा जो एम्प्लॉयज हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे नहीं, वो कोशिश करेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हम लंबे समय तक या लंबे वर्षों तक काम करें। इसी तरह से 7th पॉइंट है की टू मैनेजरियल फंक्शंस। विदाउट मोटिवेशन फॉलोइंग मैनेजरियल फंक्शंस कांट बी सक्सेसफुल: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। तो बेटा यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि मैनेजरियल फंक्शन कौन कौन से होते हैं? 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, डायरेक्शन करना, कंट्रोलिंग करना। तो बेटा यदि एक मैनेजर या जो डायरेक्टर है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये मैनेजरियल फंक्शन को प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना चाहता है, वो ये चाहता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ या मेरे थ्रू जो भी काम करवाया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो, तो इसके लिए बेटा उन्हें मोटिवेशन सेमिनार आयोजित करने पड़ेंगे और उन सेमिनार या फिर मीटिंग्स में एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना होगा और उनको काम करने के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनका सॉल्यूशन उस मीटिंग में उन्हें करना होता है। अब जरा सोचो बेटा कि एक मैनेजर ने प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर रखी है कि हमें 5 साल में इतना प्रॉफिट कमाना होगा, इतने कस्टमर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ये होगी वो होगी, मतलब सब अच्छी तरह से प्लानिंग कर रखी है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है बेटा, आप एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स को समझते नहीं है, एम्प्लॉयज को अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते नहीं है, उनकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज कर नहीं रहे हैं, उनकी ग्रीवेंसेज है उनका सॉल्यूशन आप दे नहीं रहे हैं। मतलब ये है कि बेटा उनको आप टाइम टू टाइम मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, तो प्लानिंग में जो सोची गई चीजें थी क्या वो बाद में सक्सेसफुल होंगी? बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो ठीक इसी तरह से एक मैनेजर को अपने फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना है तो उसे अपने सबॉर्डिनेट को टाइम टू टाइम मोटिवेशन देना होगा। इसी तरह से मोटिवेशन का 8th बेनिफिट है फैसिलिटेट्स चेंजिंग। नॉर्मली देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ एनी चेंजेस बाय सबऑर्डिनेट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि यदि आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का बदलाव लाते हैं तो एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वहां पर जो काम करने वाले जो एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो वो क्या करेंगे, उस चेंजेस का विरोध करेंगे। बट
But through motivation, a manager convinces employees that this change will bring additional rewards to employees. लेकिन बेटा होता क्या है कि यदि एक मैनेजर मोटिवेशन के थ्रू अपने जो सबॉर्डिनेट और एम्प्लॉयज को ये कन्विंस कर लेता है कि भाई जो ये चेंजेस आ रहा है, इस तरह का जो बदलाव हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हैं, इस बदलाव का बेनिफिट आखिरकार उन एम्प्लॉयज को ही होने वाला है। तो इस तरह से बेटा मोटिवेशन के थ्रू एक मैनेजर जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में मनचाहा बदलाव कर सकता है और अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको फुल्ली सेटिस्फाई कर सकता है उन चेंजेस के लिए। ठीक इसी तरह से 9th पॉइंट है बेटा, एनहेंसेस ऑर्गेनाइजेशन इमेज। इफ देयर इज अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट रिजल्टेड बाय मोटिवेशन, टैलेंटेड एंड स्किल्ड पर्संस कैन बी इजीली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। सच एम्प्लॉयज इंक्रीज द इमेज ऑफ कॉर्पोरेट। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यदि ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन के थ्रू आपने अपना जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको अच्छा बना रखा है, तो बेटा इस तरह से क्या होगा कि टैलेंटेड जो स्किल्ड पर्सन है वो आसानी से उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि बेटा जो टैलेंटेड लोग हैं उनको चाहिए क्या, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, वहाँ का माहौल अच्छा होना चाहिए, बाकी वो मेहनत करने में तो कमी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह के जो एम्प्लॉयज हैं टैलेंटेड और जो स्किल्ड पर्सन्स हैं वो बेटा एक कॉर्पोरेट या ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को हमेशा इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से 10th बेनिफिट है एनहेंस टीम स्पिरिट। इफ ए मैनेजर सेटिस्फाइज द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू मोटिवेशन, देयर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। They feels that enterprise belongs to them. This result in enhancing team spirit. तो इसका मतलब ये है कि यदि एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज की जो आवश्यकताएं हैं, जो भी जरूरत है, उनको सेटिस्फाई कर देता है मोटिवेशन के थ्रू, तो देयर इज ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो बेटा एम्प्लॉयज में ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक अपनापन सा फील होता है। दे फील दैट एंटरप्राइज बिलोंग्स टू देम, और उनके मन में ऐसा फील आता है बेटा कि जो एंटरप्राइज है वो उनको अपना समझता है। और इस तरह से बेटा यदि अपनेपन का वहाँ पे फीलिंग है तो सब जो एम्प्लॉयज है, वहाँ के सबॉर्डिनेट्स हैं, टीम स्पिरिट की भावना से काम करेंगे, मतलब अपने आप को ही ज्यादा एडवांस में लाने की कोशिश नहीं करेंगे। जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं उनकी भी टाइम टू टाइम मदद करेंगे और इस तरह से सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे बेटा। और इंपॉर्टेंस का लास्ट जो पॉइंट है वो है 11th अदर इंपॉर्टेंस। मतलब जो मोटिवेशन के मैंने 10 इंपॉर्टेंस बताए हैं उनके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, जैसे बेटर वर्क, जो एम्प्लॉयज हैं उनको आप मोटिवेट टाइम टू टाइम कर रहे हो तो वो अच्छा काम करेंगे। सेकंड, एनकरेज इनोवेशन। यदि आप मोटिवेशन के थ्रू उनको अपनी सोच को अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करते हैं तो बेटा हर जो एम्प्लॉयज है वो अपनी सोच को इस्तेमाल करेगा, अपने दिमाग में जो उसके नए नए विचार आ रहे हैं वो उनको वहां पे जाके अप्लाई कर सकता है और इसको फाइनली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी बेनिफिट पहुंचेगा। थर्ड है गिविंग ओवर टाइम विदाउट पेमेंट। यदि वहां पर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं फुल्ली सेटिस्फाई है, मोटिवेटेड है, तो बेटा अगर कोई मैनेजर उनको एक्स्ट्रा टाइम के लिए रखता भी है तो वहां के जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो एम्प्लॉयज बिना पेमेंट के भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंस थे जो कि एक मोटिवेशन के हो सकते हैं। उम्मीद है बेटा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। यदि फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। आप मेरे से पूछ सकते हैं सर ये पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसको लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक जरूर करो, लेकिन बेटा उसका रीजन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करना न भूलिए। टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे। बेटा मोटिवेशन एक एम्प्लॉय के लिए बहुत जरूरी होता है, वो उसकी एनर्जी को बूस्ट करने में मदद करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज के साथ में मिलकर काम करना हो, उनसे बेहतर तरीके से काम निकलवाना हो, तो बेटा मैनेजर को समय समय पर उन्हें मोटिवेशन देना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक मैनेजर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है वो एम्प्लॉयज को किस तरह के मोटिवेशंस देता है। तो जितने प्रकार के मोटिवेशंस दिए जाते हैं उन्हीं को बेटा हम कहते हैं टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। अगर बेटा हम टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन की जो टेक्निक है वो दो तरह की हो सकती हैं। एक है फाइनेंशियली और एक है नॉन फाइनेंशियल। तो बेटा फाइनेंशियल जो टेक्निक्स है मोटिवेशन की, उसमें सैलरी, वेजेज, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, परक्विजिट, ये सब चीजें शामिल होती हैं। जबकि नॉन फाइनेंशियल जो टेक्निक है मोटिवेशन के लिए, उनमें कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करना, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, प्रेज एंड रिकॉग्निशन करना, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जॉब एनरोलमेंट, जॉब रोटेशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ग्रुप डिस्कशन, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। तो ये सब चीजें जो 10-11 चीजें हैं वो नॉन फाइनेंशियल टेक्निक में इंक्लूड की जाती हैं। अब हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो फाइनेंशियल टेक्निक और जो नॉन फाइनेंशियल टेक्निक होती है मोटिवेशन की, एक्चुअल में होती क्या है। तो अब हम डिस्कस करेंगे बेटा सबसे पहले फाइनेंशियल टेक्निक ऑफ मोटिवेशन के बारे में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बेटा कि फाइनेंशियल जो टेक्निक है मोटिवेशन की वो एक्चुअल में होती क्या है।
The techniques of motivation which are in the form of money are called financial technique of motivation. तो बेटा यदि आप किसी एम्प्लॉय से बेहतर तरीके से काम करवाना चाहते हैं या कोई मैनेजर किसी एम्प्लॉय से मनचाहा काम करवाना चाहता है उसी के तरीके से, तो उसको मोटिवेशन देना होगा। अगर वो मोटिवेशन पैसे के रूप में है तो उसे बेटा फाइनेंशियल टेक्निक ऑफ मोटिवेशन कहेंगे। फाइनेंशियल टेक्निक ऑफ मोटिवेशन में सैलरी, वेजेज, बोनस और परक्विजिट इन चारों को शामिल किया जाता है। भाई सैलरी का मतलब यही है कि किसी भी एम्प्लॉय को टाइम पर पेमेंट देना उसकी क्वालिटी और एक्सपीरियंस के बेस पर। और ऐसे अगर हम वेजेज की बात करें तो किसी भी लेबर कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज होते हैं या जो लेबर्स होते हैं उनको टाइम पर वेजेज का पेमेंट करना उनकी क्वालिटी और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। और बोनस का मतलब होता है बेटा गिविंग एक्स्ट्रा सैलरी और वेजेज व्हेन एवर कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट। जब भी कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है तो अगर वो अपने एम्प्लॉय या लेबर्स को ज्यादा सैलरी या वेजेज देता है तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बोनस बोलते हैं। और बोनस को हम प्रॉफिट शेयरिंग भी कहते हैं। परक्विजिट का मतलब होता है जैसे रेंट फ्री हाउस देना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कनेक्शन और व्हीकल वगैरह प्रोवाइड करवाना। तो ये कुछ चीजें हैं जो सैलरी और वेजेस के अलावा दी जाती है। इनको रिसीव करके एक एम्प्लॉय जो है हाईली मोटिवेटेड फील करता है अपने आप को। और इस तरह से जो फाइनेंशियल टेक्निक्स हैं वो भी बेटा एक एम्प्लॉय को मोटिवेशन देने के लिए बहुत ही कारगर चीज होती है। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं बेटा कि जो नॉन फाइनेंशियल टेक्निक है मोटिवेशन की वो कौन कौन सी है, उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नॉन फाइनेंशियल टेक्निक में जो सबसे पहली टेक्निक है वो है जॉब सिक्योरिटी। बेटा नॉन फाइनेंशियल टेक्निक में किसी भी एम्प्लॉय से काम करवाना है बेहतर तरीके से ताकि वो अपना रिजल्ट जो आउटपुट है वो बेहतर तरीके से दे पाए। उनको पैसे वगैरह तो दिए जाते नहीं है, एक्स्ट्रा जो पेमेंट होता है वो नहीं दिया जाता। उन्हें नॉन मॉनेटरी टर्म्स में या नॉन मॉनेटरी तरीके से मोटिवेशन दिया जाता है। तो उसी में फर्स्ट है बेटा जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ टर्मिनेशन एंड रिट्रेंचमेंट व्हिच गिव मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज, दे फील सेफ। तो बेटा जॉब सिक्योरिटी में क्या होता है, एक मैनेजर जो है वो ये पूरी कोशिश करता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं और जो लेबर्स हैं उनका टर्मिनेशन न करे या फिर उनकी रिट्रेंचमेंट न करे, मतलब छटनी वगैरह न करे, ताकि भाई ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। पेमेंट के रूप में दिया जाने वाला जो खर्चा है वो कम करने के लिए कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिट्रेंचमेंट या टर्मिनेशन वाला जो मेथड है वो अपनाते हैं। और यदि किसी एम्प्लॉय को ये पता चल जाए कि भाई उसकी जो जॉब है वो सिक्योर है तो बेटा वो हाईली मोटिवेटेड फील करता है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और फिर बेटा वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करता है। सेकंड है बेटा कॉन्टेस्ट और कंपटीशन। मैनेजर्स अरेंज सम चैलेंजेस टू एम्प्लॉयज टू अचीव सम गोल्स थ्रू कॉन्टेस्ट। The winner employees are awarded with certificate of good performance. This gives motivation to employees. इस तरीके में बेटा एक जो मैनेजर होता है वो अपने एम्प्लॉयज को एक पर्टिकुलर गोल को अटेन करने के लिए, पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए कुछ चैलेंजिंग टास्क दिया करता है। और उस चैलेंजिंग टास्क को जो एम्प्लॉय समय पर पूरा कर लेता है तो बेटा उनको एप्रिसिएशन वाला या जो गुड परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इससे क्या होता है बेटा, जब ये सर्टिफिकेट किसी एम्प्लॉय को मिलता है तो वो हाईली मोटिवेटेड फील करता है अपने आप में और उस एम्प्लॉय को अपने अंदर एक बहुत ही अच्छी फीलिंग या बहुत ही अच्छी खुशी फील होती है। और यही जो खुशी है बेटा वो उसको ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करती है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट है प्रेज एंड रिकॉग्निशन। मैनेजर्स गिव अवे द लेटर ऑफ एप्रिसिएशन टू द एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग द बेस्ट। दिस सेटिस्फाइज द सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज। इस पॉइंट के अंतर्गत जो मैनेजर लोग हैं वो ऐसे एम्प्लॉय को लेटर ऑफ एप्रिसिएशन देते हैं जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर है। और इस तरह से बेटा जब ये लेटर ऑफ एप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा पत्र जब किसी एम्प्लॉय को मिलता है तो वो अपने आप में हाईली मोटिवेटेड फील करता है। लेटर ऑफ एप्रिसिएशन से किसी भी कर्मचारी की जो गुडविल है, जो छवि है, वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी मानी जाती है। साथ ही साथ में बेटा उसके जो रिलेटिव्स हैं वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं इस लेटर ऑफ एप्रिसिएशन के लिए। और इस तरह से जो कर्मचारी की सामाजिक छवि है वो भी बेहतर होती है और वो बाद में जाकर पूरी कोशिश करता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह से बेहतर परफॉर्मेंस दूं। इसी तरह से यदि हम पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो वो है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन मैनेजरियल पर्सनल इन द मैनेजरियल एक्टिविटीज। एम्प्लॉयज फील देमसेल्व्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डू द वर्क विद मोर डेडिकेशन। तो बेटा पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट या फिर इसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कह लो, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा कि जो एम्प्लॉयज होते हैं जो कि नॉन मैनेजरियल पर्सनल होते हैं, जिनको मैनेजरियल टास्क करने का एक्सपीरियंस नहीं होता है, यदि ऐसे एम्प्लॉयज से कोई भी मैनेजर अपने लेवल का काम करवाता है तो उसे हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। और इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय को अपने आप में ये फील होता है कि भाई वो भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों फील करता है बेटा ऐसा?
क्योंकि बेटा वो अपनी जॉब से ऊपर के लेवल के काम को करना शुरू कर देता है और इस तरह से बेटा वो ज्यादा डेडिकेटेड होकर वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरह से काम करना शुरू करेगा। ये भी बेटा एक तरह से जो नॉन फाइनेंशियल टेक्निक है मोटिवेशन की, वो इस कैटेगरी में आती है। इसी तरीके से फिफ्थ पॉइंट है जॉब एनलार्जमेंट। बेटा इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना आप। जॉब एनलार्जमेंट मींस एडिंग मोर टास्क ऑफ सेम लेवल टू ए स्पेशलाइज्ड जॉब सो दैट एम्प्लॉइज मे नॉट फील बोर्डम फ्रॉम डूइंग द सेम टास्क डेली। तो बेटा जॉब एनलार्जमेंट का मतलब होता है कि जो काम एम्प्लॉय रेगुलर बेसिस पे कर रहा है उसी लेवल का, उसी जिम्मेदारी वाला जो काम है उसके लिए वो बढ़ा दिया जाता है, ताकि बेटा उसको रेगुलर काम करते हुए बोरिंग फील न हो। He will be energetic thinking that tomorrow there would be some challenging task for him। और बेटा इस तरह से वो सोचकर अपने आप में एनर्जेटिक फील करता है कि भाई आने वाले कल को भी कोई स्पेशल काम उसके लिए होगा। इसको यदि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो बेटा मैंने यहाँ पे टीचर का एग्जाम्पल लिया है। भाई टीचर का जो मेन काम क्या होता है? टीचिंग। ये तो हो गया इसका मेन काम। यदि इसके अलावा वो अपने अटेंडेंस रजिस्टर को तैयार कर रहा है, बच्चों की कॉपियां चेक कर रहा है या फिर समय समय पर टेस्ट और एग्जाम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो इससे क्या होता है बेटा, उस एम्प्लॉय को उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए बोरिंग फील नहीं होता है। मतलब बार बार आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रोजाना जाकर बस क्लास अटेंड की, बच्चों को पढ़ाया, फिर आगे, फिर अगले दिन आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, फिर आप वापस रिटर्न घर पे आ रहे हैं। तो इस तरह से बेटा टीचर भी अपनी जॉब से थोड़ा सा बोरिंग फील करता है। उसको समय समय पर कुछ चैलेंजिंग टास्क दिए जाते हैं उसी के लेवल का, ताकि वो अपने आप में बोरिंग फील न करे, और इसी को बेटा जॉब एनलार्जमेंट कहा जाता है। अब यदि हम बात करें पॉइंट नंबर 6 की, वो है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब होता है बेटा प्रोवाइडिंग डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉइज टू इंक्रीज द नॉलेज इज कॉल्ड जॉब रोटेशन। तो बेटा जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है? एक एम्प्लॉय को अलग अलग डिपार्टमेंट का काम सौंपना। सपोज करिए कि यहाँ पर कोई एचआर मैनेजर था जो कि अपने एचआर जो डिपार्टमेंट है उसका हेड है। अब रेगुलर बेसिस पे वो काम करता रहेगा तो बेटा पहली बात तो ये कि वो बोरिंग फील करेगा, और दूसरी बात ये है बेटा कि उसको केवल एचआर जो मैनेजमेंट है उसी का काम संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, तो उसी का उसे एक्सपीरियंस होगा। अगर उस एम्प्लॉय को एचआर मैनेजमेंट या एचआर डिपार्टमेंट से हटाकर यदि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम दिया जाए या मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम दिया जाए, तो बेटा उसकी जो जॉब नॉलेज है वो बढ़ेगी डे बाय डे, और वो अपने आप में मोटिवेटेड फील करेगा और ये भी सोचेगा कि यदि मेरे को एचआर मैनेजर के रूप में जॉब नहीं मिलती है तो मैं प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में भी दूसरी कंपनी में काम कर सकता हूँ या मार्केटिंग मैनेजर के रूप में भी मैं काम कर सकता हूँ। मतलब ये हुआ बेटा कि इन फ्यूचर वो जो एम्प्लॉय है वो बेरोजगार नहीं रहेगा, और इस तरह से ये चीजें भी क्या होती है बेटा, मोटिवेशन का एक फैक्टर होती है। ठीक इसी तरह से 7वां पॉइंट है बेटा एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब होता है बेटा गिविंग मोर पावर्स टू एम्प्लॉइज टू मेक देम फील दैट देयर जॉब आर इम्पोर्टेंट, दिस गिव मोटिवेशन टू देम। तो बेटा एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई जो एम्प्लॉय है उसको काम करने के और ज्यादा अधिकार दे देना, उसको पावर्स देना कि भाई वो अपने आप में ये फील करे कि भाई वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है और उसके द्वारा किए गए जो भी काम है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से बेटा ये चीज भी एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं जाकर मोटिवेट जरूर करती है। अगर अब हम बात करें 8th पॉइंट की, तो बेटा वो है क्वालिटी सर्कल्स। ए क्वालिटी सर्कल इज ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ ए डिपार्टमेंट हु मीट विद देयर सुपीरियर्स टू सॉल्व work related problems of their department like quality and cost in a free and informal way. This gives motivation to them also. तो बेटा इसमें क्या होता है कि एक ही डिपार्टमेंट के जितने भी जो एम्प्लॉइज हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं और समय समय पर जो अपना डिपार्टमेंट है उसके सुपीरियर के पास में जाकर अपनी जो वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे प्रोडक्शन की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, प्रोडक्शन का कॉस्ट कैसे होना चाहिए, प्रोडक्शन की जो कीमत है या जो खर्चे हैं वो हम कम कैसे करें, तो बेटा वो सुपीरियर से जाकर इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं बिल्कुल फ्री वे में या इनफॉर्मल वे में। मतलब वहां पर कोई आपको रूल्स रेगुलेशन का फॉलो नहीं करना पड़ेगा, एक फ्रेंडली तौर पर समय समय पर जाकर अपने सुपीरियर के साथ में इन प्रॉब्लम्स को आप डिस्कस करते हैं। और इस तरह के जो फ्री और इनफॉर्मल डिस्कशन होते हैं सुपीरियर्स के साथ में, इसका एक बड़ा फायदा ये होता है कि जो एम्प्लॉइज है बेटा वो अपने आप में मोटिवेटेड फील करते हैं, उनको किसी चीज से कोई डर लगता नहीं है, और साथ ही साथ में बेटा सुपीरियर और एम्प्लॉइज के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट होता है। 9th पॉइंट है बेटा गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। Providing good working environment enhances the productivity in employees' work. They do better work. और बेटा यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर के द्वारा यदि गुड वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो बेटा इससे क्या होगा, जो वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं उनकी प्रोडक्टिविटी में भी बढ़ोतरी होगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब यहाँ पे ये है कि बेटा वो अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो बेटा ये थे कुछ ऐसे नॉन फाइनेंशियल टेक्निक मोटिवेशन की जो कि एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इस वीडियो में समझाई गई जो चीजें हैं नॉन फाइनेंशियल
फाइनेंशियल और फाइनेंशियल जो टेक्निक है मोटिवेशन की वो अच्छी तरह समझ में आई होंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मोटिवेशन की जो अलग अलग थ्योरीज हैं, जो अलग अलग रिनाउंड पर्सन ने दी है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा मोटिवेशन के लिए जो मेन थ्योरीज है उनमें है मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, सेकंड है हर्ट्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी, थर्ड है मैकग्रेगर्स XY थ्योरी एंड फोर्थ है बेटा विलियम ऑर्चिज जेड थ्योरी। तो बेटा इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो बेटा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एक्चुअल में होती क्या है। तो बेटा अलग अलग जो विद्वान लोग हैं ना, उन्होंने अपनी तरफ से राय दी है, उन्होंने अपनी तरफ से एडवाइस दी है कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज या सबॉर्डिनेट होते हैं उनको मोटिवेशन आप कैसे दे सकते हो। तो उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। तो बेटा इन विचारों को ही हम क्या कहते हैं, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो चलिए बेटा आज इस वीडियो में हम मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय अब्राहम मास्लो हु वाज ए फेमस साइकोलॉजिस्ट। बेटा ये जो थ्योरी है वो अब्राहम मास्लो के द्वारा दी गई थी, जो कि अपने जमाने के बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक थे। ही पब्लिश्ड इन ए क्लासिक पेपर इन 1943 अबाउट द हायरार्की ऑफ 5 नीड्स। और उन्होंने बेटा 1943 में एक क्लासिक पेपर में जो ह्यूमन बीइंग की 5 नीड्स होती है ना, उनके क्रम को पब्लिश किया था। इसका मतलब यह है कि कोई भी जो मनुष्य है ना बेटा, वो अपनी कौन सी आवश्यकताओं को पहली प्राथमिकता देता है, फिर उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी किसको देगा, थर्ड किसको देगा, फोर्थ फिफ्थ किसको देगा। इस तरह से जो 5 प्रायोरिटीज होती है ना बेटा एक ह्यूमन बीइंग की, उसके बारे में उन्होंने 1943 में क्लासिक पेपर में प्रकाशित की थी ये बातें। If 5 needs are satisfied, subordinates can be motivated। तो उन्होंने कहा था कि ये जो 5 जरूरतें हैं, ये जो आवश्यकताएं हैं ना, 5 तरह की जो आवश्यकताएं हैं, तो इनको यदि आप सेटिस्फाई कर देते हो तो बेटा वो जो सबऑर्डिनेट है ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए अपने आप में हाईली मोटिवेटेड फील करेगा। तो बेटा अब देखते हैं कि ये 5 नीड्स क्या हैं। तो बेटा जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैंने जो 5 नीड्स है उनको एक पिरामिड के रूप में अरेंज कर रखा है। तो किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो फर्स्ट जो आवश्यकता होती है ना, या जो फर्स्ट नीड होती है, वो होती है बेटा फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद में वो कोशिश करता है कि अपनी सेफ्टी नीड्स को भी पूरा करे। इसके बाद में वो कोशिश करेगा सोशल बिलोंगिंग से रिलेटेड जितने भी नीड्स हैं उनको पूरा करे। और इस तरह से बेटा ये जो फोर्थ है सेल्फ एस्टीम नीड्स, फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो इस तरह से यदि इन 5 नीड्स को सेटिस्फाई कर दिया जाए तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी अपने आप में मोटिवेटेड फील करेगा और बेहतर तरीके से काम करने की वो पूरी कोशिश करेगा। तो बेटा अब ये जो 5 तरह की नीड्स हैं इनके बारे में हम डिटेल से अब पढ़ते हैं बेटा। तो बेटा फर्स्ट जो नीड है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। These are basic and primary needs of an employee like a human being। तो बेटा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई एक मनुष्य की तरह कर्मचारी भी तो एक मनुष्य ही है ना बेटा, तो उसके भी ये क्या है, एक बेसिक और एक प्राइमरी नीड होती है। No human being can survive without fulfilling these needs। इन आवश्यकताओं की पूर्ति किए बिना कोई भी मनुष्य बेटा सरवाइव नहीं कर सकता, जिंदा नहीं रह सकता। तो वो कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल नीड्स है बेटा, जैसे फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, वाटर एंड रेस्ट। तो वैसे भी हम कहते हैं ना कि रोटी, कपड़ा, मकान तो बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। तो कुछ इस तरह की जो नीड्स होती है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब इस तरह की नीड को पूरा करने के लिए बेटा एक मैनेजर को अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको कम से कम जो मिनिमम वेजेज होता है या मिनिमम सैलरी होती है वो पे करनी चाहिए, ताकि वो अपने आप में मोटिवेशन फील करे। ठीक इसी तरह से यदि हम सेकंड नीड की बात करें तो वो है बेटा सेफ्टी नीड्स। आफ्टर कंप्लीटिंग बेसिक नीड्स एन एम्प्लॉय एस्पायर्स फॉर फुलफिलिंग सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स, ही स्टार्ट सेविंग फॉर फ्यूचर। और बेटा जैसे ही उसकी जो फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है, उसकी बेसिक और जो प्राइमरी नीड्स पूरी हो जाती हैं, तो बेटा फिर उसकी इच्छा होती है कि वो अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी से रिलेटेड जो आवश्यकताएं हैं उनको वो पूरा करे। और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए बेटा वो सेविंग करना शुरू करता है। अब वो सेफ्टी नीड्स कौन कौन सी होती है जिसको कि एक मैनेजर को ध्यान में रखना चाहिए अपने कर्मचारियों के लिए, वो है बेटा पेंशन, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, जॉब सिक्योरिटी। एक मैनेजर को ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी उसका कोई एम्प्लॉय रिटायर हो तो उसे वो पेंशन दे, साथ साथ में उसकी लाइफ को सुरक्षित करने के लिए इंश्योरेंस प्लान्स प्रोवाइड करवाए, प्रोविडेंट फंड दे। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है बेटा 50% तो इन्वेस्ट कौन करता है, ऑर्गेनाइजेशन, और 50% इन्वेस्ट करता है एम्प्लॉय। तो ऐसे 50% मिलाकर फ्यूचर के लिए जो सेविंग है वो एक एम्प्लॉय करता है, जिसमें आधा हिस्सा कंपनी देती है और आधा खुद कर्मचारी का लगता है। इसी तरह से जॉब सिक्योरिटी, मतलब एक मैनेजर जो है उसको अपने एम्प्लॉय को ये फील करवाना होगा कि आप जब तक अच्छा काम करेंगे तब तक आपको कंपनी से बाहर नहीं निकाला जाएगा।
ठीक इसी तरह से यदि हम थर्ड नीड की बात करें ना, तो वो है बेटा सोशल बिलोंगिंग नीड्स। आफ्टर कंप्लीटिंग सेफ्टी नीड्स, एम्प्लॉइज हैव डिजायर टू बिल्ड सोशल नेटवर्क। बेटा सीधी सी बात है, यदि किसी भी कर्मचारी के पास में इतना पेमेंट है या इतना पैसा है या इतनी सैलरी मिलती है कि वो अपनी बेसिक जो नीड्स है उनको पूरा करे, उसके बाद में वो कोशिश करेगा कि हमारी जो सेफ्टी है वो भी बनी रहे, उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है। और जब लोगों को ये पता चलता है ना कि भाई इस बंदे के पास में अब पैसे हैं, अच्छी कंपनी में काम करता है, सेविंग्स भी करता है, तो इस तरह से बेटा फिर जो सोसाइटी भी है वो उसका साथ देना शुरू कर देती है। और धीरे धीरे बेटा उस कर्मचारी का जो सोशल नेटवर्क है वो बिल्डअप होता रहता है। अब सोशल नीड्स में एक जो कर्मचारी की जरूरतें होती हैं वो ये होती है कि भाई फ्रेंडशिप करे अपने दोस्तों से या अपने जो कलीग्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, उनसे वो दोस्ती करे, अफेक्शन, सपोर्ट, रिकॉग्निशन, मतलब लोगों से उसको सपोर्ट मिले, लोगों में उनकी थोड़ी बहुत पहचान बढ़े। तो इस तरह की चीजें भी बेटा एक एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं जाकर मोटिवेट करती है। और बेटा सोशल बिलोंगिंग नीड्स को पूरा करने के लिए एक मैनेजर को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वह अपने ऑर्गेनाइजेशन में गुड वर्किंग एनवायरनमेंट को प्रमोट करे तथा साथ ही साथ में एम्प्लॉयज के बीच में टीम स्पिरिट की जो फीलिंग है वो क्रिएट करे। अब बात करते हैं बेटा फोर्थ नीड के बारे में, और वो है बेटा सेल्फ एस्टीम नीड्स। These needs arises when physiological, safety and social needs have been satisfied। जब किसी भी कर्मचारी की जो फिजियोलॉजिकल है, मतलब बेसिक जो सैलरी है वो मिलनी चाहिए, सेफ्टी भी होनी चाहिए, और ऐसे जो फ्रेंडशिप वगैरह है, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, तो इस तरह से जो सोशल नीड्स हैं वो भी पूरी हो रही है ना। तो इन सब के पूरे होने के बाद में जो फोर्थ नीड आती है बेटा वो है सेल्फ एस्टीम नीड्स। तो बेटा इसमें जो ये सेल्फ एस्टीम नीड्स है वे दो तरह की होती हैं। एक तो होता है सेल्फ रेस्पेक्ट। अब ये सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होता है बेटा? रेस्पेक्ट इन द आईज ऑफ वन सेल्फ, मतलब खुद की नजरों में आप अपने आप को कितना रेस्पेक्टफुल महसूस कर रहे हो, इस चीज को हम बोलते हैं बेटा सेल्फ रेस्पेक्ट। और सेल्फ रेस्पेक्ट तभी आता है जब एक कर्मचारी अपनी फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी और सोशल नीड्स को पूरा कर लिया है, मतलब उसे कॉन्फिडेंस अपने आप में आता है। इसी के साथ में बेटा सेकंड टाइप है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है बेटा रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, मतलब जो दूसरे लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कलीग्स हैं, वो उसको रेस्पेक्ट कितना दे रहे हैं। अब इसमें जैसे रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन वगैरह शामिल है। मतलब ये हुआ बेटा कि यदि एम्प्लॉइज को टाइम टाइम पर आप एप्रिशिएट करते रहेंगे तो बेटा इस तरह से उसकी सेल्फ एस्टीम नीड्स भी पूरी हो जाती है। और यही इसी तरह की जो रिकॉग्निशन है और जो एप्रिसिएशन है वो भी बेटा एक एम्प्लॉय को बहुत हद तक मोटिवेट करने में कारगर साबित होती है। इसी तरह से यदि हम लास्ट नीड की बात करें तो वो है बेटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो नीड ऑफ इवेल्युएटिंग व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ टू ग्रोथ इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो बेटा इसके अंतर्गत एक एम्प्लॉय अपने आप में ये महसूस करता है या अपने आप को ये इवेल्युएट करने की या अपने आप को जांचने की कोशिश करता है कि मैं यदि भविष्य में ग्रोथ करना चाहता हूं तो मेरे अंदर कितनी सामर्थ्य है, और इसी चीज को हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो बेटा अब सवाल उठता है कि व्हाट ए मैनेजर शुड डू, मतलब एक मैनेजर को क्या करना चाहिए कि उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है वो पूरा हो सके किसी भी कर्मचारी का। तो उसके लिए बेटा क्या है कि यूजिंग वंस फुल स्किल एंड एबिलिटी एट मैक्सिमम बाय गिविंग न्यू एंड चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। तो बेटा एक मैनेजर को नए नए और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट देने चाहिए एम्प्लॉइज को, ताकि वो अपनी फुल स्किल का और एबिलिटी का यूज कर पाए मैक्सिमम लेवल पर, और ये जान पाए कि मेरे को यदि कोई चैलेंजिंग टास्क या प्रोजेक्ट मिलता है तो मैं उसको किस हद तक पूरा करता हूँ, कितने टाइम में पूरा करता हूँ और कितने बेहतर तरीके से उस टास्क को कंप्लीट करता हूँ। तो इस तरह की जो चीजें हैं बेटा टाइम टाइम पर एक मैनेजर को सबऑर्डिनेट्स को देनी चाहिए। यदि हम इस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करें ना तो कुछ इस तरह से हम रिवीजन कर सकते हैं। तो बेटा इस वीडियो में जो भी हमने बात की है वो बात की है 5 नीड्स के बारे में। तो बेटा मास्लो ने ये कहा था कि यदि किसी भी कर्मचारी की ये 5 तरह के नीड्स को पूरा कर दिया जाए तो वो कर्मचारी उस ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर तरीके से काम कर पाएगा, उसका जो मोटिवेशन लेवल है वो काफी हद तक हाई रहेगा। और बेटा वो 5 नीड्स कौन कौन सी हैं? पहली है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें हम बेसिक सैलरी की बात करते हैं। फिर है सेफ्टी नीड, जिसमें वो सेविंग करना शुरू करता है। थर्ड है सोशल बिलोंगिंग नीड्स, जिसमें वो भाईचारा, प्रेम भाव, इनकी वो कोशिश करता है लेने की। और फोर्थ है बेटा सेल्फ एस्टीम नीड्स, और इसमें बेटा वो दूसरों से रेस्पेक्ट लेने की कोशिश करता है। और फिफ्थ बेटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, और इसमें बेटा एम्प्लॉय क्या करता है, अपने आप को इवेल्युएट करता है, टेस्ट करता है कि मैं किस लेवल तक, किस हद तक जाकर ग्रोथ कर सकता हूं। तो इस तरह से बेटा अगर किसी भी एम्प्लॉय की ये 5 नीड्स पूरी हो जाती हैं तो बेटा वो अपने आप में मोटिवेटेड फील करेगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर्ज़बर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जो कि मोटिवेशन की ही दूसरे नंबर की थ्योरी है, जो कि आपकी क्लास 12th कॉमर्स में अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे मेनली, और इन 4 पॉइंट्स को पढ़ने के बाद में बेटा आपको ये पूरी तरह से पता चल जाएगा कि वास्तव में हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी है क्या, ये कैसे प्रोपाउंड की गई थी, किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई थी, और इस थ्योरी को अप्लाई करने से पहले कौन कौन सी और किन किन पर रिसर्च किए गए थे। तो चलिए बेटा सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। टू फैक्टर्स थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय अमेरिकन बिहेवियरल साइंटिस्ट फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। तो बेटा ये जो टू फैक्टर थ्योरी है वो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के द्वारा प्रोपाउंड की गई थी। प्रोपाउंड का मतलब होता है बेटा विकसित की गई थी, उन्होंने इसकी खोज की थी। और ये जो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग थे वो अमेरिका के बिहेवियरल साइंटिस्ट थे बेटा। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन रिसर्च 200 इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स ऑफ ए कंपनी। और बेटा इस थ्योरी का इस्तेमाल करने से पहले हर्ज़बर्ग ने 200 इंजीनियर और अकाउंटेंट पर रिसर्च किया था जो कि किसी कंपनी के थे। थर्ड पॉइंट है दे वर आस्क्ड 2 क्वेश्चंस, उनसे 2 सवाल पूछे गए थे बेटा। किन से 2 सवाल पूछे गए थे? वो जो 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स थे उनसे 2 सवाल पूछे गए थे। तो पहला सवाल था बेटा कैन यू डिस्क्राइब इन डिटेल व्हेन यू फेल्ट गुड अबाउट योर जॉब, कि उनसे पहले ये पूछा गया था कि क्या आप हमें बता सकते हैं ऐसी सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस के बारे में जब आपने अपनी जॉब के लिए अच्छे विचार लिए हों या अपनी जॉब के बारे में अच्छा फील किया हो। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कैन यू डिस्क्राइब इन डिटेल व्हेन यू फेल्ट बैड अबाउट योर जॉब। और फिर हर्ज़बर्ग ने उन्हीं 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट से पूछा था बेटा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि कब आपने अपनी जॉब के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में बुरा फील किया, मतलब अपने जॉब को लेकर आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे, वो सर्कमस्टेंसेस, वो चीजें बतानी थी। और कब आप अपनी जॉब को लेकर बिल्कुल सेटिस्फाइड थे, वो चीजें उनको बतानी थी, कब कब उन्होंने ऐसी चीजें फील की। तो इस तरह से बेटा हर्ज़बर्ग ने 200 इंजीनियर और अकाउंटेंट्स पर रिसर्च किया था उनके व्यवहार को लेकर, और उनसे पूछा गया था कि आप हमें उन सभी चीजों के बारे में बताओ कि जब आपने अच्छा फील किया अपनी जॉब को लेकर और कब आपने अपनी जॉब या कंपनी को लेकर बुरा फील किया। फोर्थ पॉइंट है हर्ज़बर्ग डिवाइडेड द रेस्पॉन्सेज गिवन बाय दोज 200 एम्प्लॉइज इनटू 2 ग्रुप्स। 200 इंजीनियर और अकाउंटेंट के जवाब जितने भी उनको मिले थे उन सभी जवाबों को बेटा हर्ज़बर्ग ने 2 भागों में बांट दिया। पहला हाइजीन फैक्टर था और दूसरा था मोटिवेशनल फैक्टर। तो बेटा जो 2 फैक्टर सामने निकल के आए ना उनमें फर्स्ट फैक्टर था हाइजीन और सेकंड था मोटिवेशनल फैक्टर, और इसीलिए बेटा इसको हर्ज़बर्ग का 2 फैक्टर वाला थ्योरी कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछे ना कि 2 फैक्टर कौन कौन से थे तो आप बता सकते हो बेटा फर्स्ट था हाइजीन फैक्टर और सेकंड था मोटिवेशनल फैक्टर। तो बेटा अब आपको जानने की इच्छा तो हुई होगी कि आखिरकार कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको कि हम हाइजीन फैक्टर कहते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम मोटिवेशनल फैक्टर कहेंगे। तो बेटा चलिए अब आगे बढ़ते हैं इन्हीं 2 पॉइंट्स के बारे में पढ़ने के लिए, जिसमें फर्स्ट है बेटा हाइजीन फैक्टर। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइजीन फैक्टर किसे कहते हैं। Hygiene factors are those some basic or physiological needs that should be fulfilled by a manager in an organization so that employees would not be dissatisfied। तो बेटा हर्ज़बर्ग ने हाइजीन फैक्टर्स में उन फैक्टर्स को इंक्लूड किया था जिनमें एक एम्प्लॉय की बेसिक और फिजियोलॉजिकल नीड्स को शामिल किया गया है, जिसको कि एक मैनेजर को किसी भी संस्थान में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फुलफिल करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो बेसिक एमिनिटीज हैं, ये बेसिक जो आधारभूत सुविधाएं हैं या जो भी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं बेटा, ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है ना ये मास्लोज के नीड हायरार्की थ्योरी से लिया गया है, जिसमें हम बेसिक चीजों की बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, सिंपल सी बात में अगर हम कहें तो बेटा ये जो चीजें हैं एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉय की पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जो एम्प्लॉयज है वुड नॉट बी डिससैटिस्फाइड, ताकि बेटा जो एम्प्लॉय है वो अपनी जॉब को लेकर असंतुष्टि महसूस न करें। दीज फैक्टर्स डू नॉट मोटिवेट एम्प्लॉयज, ये जो फैक्टर है वो एम्प्लॉय को मोटिवेट तो नहीं करते बट ऑल्सो डोंट मेक देम डिससैटिस्फाइड। लेकिन साथ ही साथ में यदि मैनेजर इन फैक्टर्स को पूरा कर देता है या इन नीड्स को, ये जो बेसिक एमिनिटीज हैं, आधारभूत सुविधाएं हैं, अगर वो उनको पूरा कर दे एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज की, तो बेटा सीधी सी बात है वो अपनी जॉब को लेकर डिससैटिस्फाइड बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो अब बात करते हैं बेटा हाइजीन फैक्टर्स के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, मतलब वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको कि यदि एक मैनेजर पूरा कर दे तो वहां के जो एम्प्लॉयज हैं
वो डिससेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, मतलब अपनी जॉब को लेकर वो असंतुष्ट नहीं रहेंगे। तो जैसा कि बेटा आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने 5 एग्जांपल लिखे हैं हाइजीन फैक्टर के। तो बेटा ये कुछ ऐसी बेसिक जरूरतें होती है हर ह्यूमन बीइंग की या हर एम्प्लॉय की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहा है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ना, ये तो पूरी होनी ही चाहिए, ताकि भाई एक एम्प्लॉय थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड से या पॉजिटिव माइंडसेट से एक ऑर्गेनाइजेशन में रहकर काम करे और रेगुलर बेसिस पर अपनी जो लाइफ है वो सर्वाइव कर सके, थोड़ा सा आराम भी मिले और साथ ही साथ में बेटा अपने जो परिवार की जरूरतें हैं उनको वो पूरा कर सके। मतलब वो हाई प्रोफाइल वाली थिंकिंग तो नहीं रख सकता, लेकिन हाइजीन फैक्टर यदि एम्प्लॉय को दे दिए जाएं तो बेटा वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव सोच सकता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सैलरी एंड वेजेस, मतलब टाइम पे सैलरी और वेजेस का पेमेंट करे कोई भी मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारियों को। सेकंड है पॉलिसी ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी की पॉलिसी ऐसी सीधी सरल रहनी चाहिए कि भाई ठीक है, एक पर्टिकुलर जो टाइम है वो फिक्स होना चाहिए, इतने बजे एम्प्लॉयज आएंगे, 7 या 8 घंटे का वर्किंग आवर होना चाहिए, सप्ताह भर में 1 या 2 दिन की जो छुट्टियां मिलनी चाहिए ताकि जो एम्प्लॉय है घर पे बैठकर आराम कर सके, अपनी फैमिली को थोड़ा टाइम दे सके। इसी तरह से थर्ड है जॉब सिक्योरिटी। अब जॉब सिक्योरिटी का मतलब यही है कि यहाँ पर जो मैनेजर है वो एक एम्प्लॉय को इस बात का आश्वासन देता है कि जब तक आप काम ठीक करेंगे तब तक आपको कंपनी से जबरदस्ती कोई नहीं निकालेगा। इसी तरह से फोर्थ है फ्रिंज बेनिफिट वगैरह। तो बेटा जो सैलरी और वेजेस होता है उसके अलावा कुछ कमीशन के रूप में या बोनस के रूप में या फ्री रहने के लिए कमरा दे दिया, जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल है वो चीजें जो हैं आप फ्री में आप मुहैया करवा रहे हो किसी कर्मचारी को, या फिर जो प्रोविडेंट फंड है या फिर इंश्योरेंस वगैरह है, इस तरह की जो कुछ चीजें हैं यदि कोई भी मैनेजर अपने एम्प्लॉयज के लिए करता है तो वो अपनी जॉब को लेकर डिससेटिस्फाइड नहीं होगा। इसी तरह से फिफ्थ है बेटा रिलेशन ऑफ सुपीरियर्स, मतलब किसी भी एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है सुपीरियर्स के साथ में वो थोड़ा सा फ्रेंडली तरीके से भी रहना चाहिए, ताकि उन्हें अपने सुपीरियर से बात करते हुए किसी भी चीज को लेकर कोई डाउट न रहे, हिचकिचाए नहीं वो अपनी बातों या समस्याओं को ले जाने के दौरान। अब बेटा हाइजीन फैक्टर के बारे में बात करने के बाद में अब हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से मोटिवेटिंग या मोटिवेशनल फैक्टर हैं जो कि एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के दौरान मोटिवेट करते हैं। मतलब अपने एनर्जी लेवल से ज्यादा लेवल पर जाकर कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, अपना ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स देने की कोशिश करे, तो इसके लिए बेटा कुछ मोटिवेटिंग जो फैक्टर भी हैं। तो चलिए बेटा उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्चुअल में उनकी मीनिंग क्या है। तो मोटिवेटिंग फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स which satisfy employees' mental needs of achieving something great opportunity in an organization so that his reputation would increase। तो बेटा मोटिवेशनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि एक एम्प्लॉय की मानसिक जो जरूरत है उसको पूरा करते हैं। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके दिमाग में कई बार ऐसी चीजें आती हैं कि भाई देखो मेरे को सैलरी वगैरह टाइम पे मिल रही है, बोनस कमीशन सब चीजें मिल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी जॉब से कई बार असंतुष्ट फील करते हैं। मतलब डिससेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग उनके दिमाग में रहती है, क्योंकि उनको रोज रोज सेम काम करने में भी बोरिंग फील होता है। तो वो ये चाहते हैं कि भाई वो जो बाकी के जो एम्प्लॉयज हैं उनसे वो अलग हटकर दिखे, और इसके लिए बेटा उन्हें चैलेंजिंग जो टास्क होते हैं उनकी वो हमेशा वो खोज करते रहते हैं कि ऐसा कोई बड़ा काम मिल जाए ताकि मैं उसमें अपनी जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है वो फाइंड आउट कर पाऊं और लोग मेरी इज्जत करें, मेरी रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो बेटा कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं या कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि एक मैनेजर को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, और ये जो चीजें हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। अब वो मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, तो चलिए बेटा इन्हीं के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो जैसे कि बेटा आपको अपनी स्क्रीन पर मोटिवेटिंग फैक्टर्स के 5 एग्जांपल दिख रहे होंगे। उनमें फर्स्ट है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है पहचान दिलवाना, मतलब यदि एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो एक मीटिंग में उस एम्प्लॉय को अवार्ड या प्राइज देना ताकि लोग उसे पहचाने। सेकंड है ऑनर, और इसी के साथ में बेटा हर जो एम्प्लॉय है एक मैनेजर को उसका सम्मान करना चाहिए, उसका जो काम है हार्ड वर्क है उसकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए। थर्ड है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक मैनेजर को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वह अपने एम्प्लॉयज को डेवलपमेंट के चांसेस भी दे, उनको ट्रेनिंग वगैरह भी दे। फोर्थ है बेटा पर्सनल ग्रोथ, और इसी तरह से फिफ्थ है बेटा चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी। और बेटा मैनेजर को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय को चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करवाए ताकि मैनेजर को पता चल सके या फिर जो एम्प्लॉयज है वो अपने आप को एनालिसिस कर सके कि मैं इस चैलेंजिंग टास्क को पूरा कर सकता हूं या नहीं। यदि आप चैलेंजिंग टास्क समय पर पूरा कर लेते हैं तो इस तरह से आपको ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारी रेपुटेशन प्राप्त हो सकती है। तो बेटा ये थे मोटिवेटिंग जो फैक्टर्स थे उनके एग्जाम्पल। यदि एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज के लिए इन 5 चीजों को
पूरा करता है बेटा, तो एम्प्लॉइज जो हैं वो सेटिस्फेक्शन ही अचीव नहीं करेंगे, मतलब अपनी जॉब को लेकर वो सेटिस्फाई ही नहीं रहेंगे, बल्कि हाईली मोटिवेटेड भी होंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो किसी भी हद तक जाकर काम करने के लिए तैयार रहेंगे। जो मोटिवेशन की थ्योरी चल रही थी ना, उसमें थर्ड पॉइंट पर है प्रोफेसर डगलस मैकग्रेगर्स XY थ्योरी। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे बेटा। इस थ्योरी में प्रोफेसर मैकग्रेगर ने जो एम्प्लॉइज होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है X वाले एम्प्लॉइज और एक है Y फैक्टर वाले एम्प्लॉइज। तो चलिए बेटा इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रेगर के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, प्रोफेसर डगलस मैकग्रेगर वॉज ए साइकोलॉजिस्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। कि प्रोफेसर जो डगलस हैं वो बेटा साइकोलॉजिस्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट रहे हैं अपने जमाने में। सेकंड है, ही वॉज द ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। और बेटा उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस। थर्ड है, एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज रिटन इन दिस बुक। और जिस थ्योरी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में बेटा, उसका नाम है XY थ्योरी, और वो भी बेटा इसी बुक से ली गई थी। कौन सी बुक से बेटा? ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज नाम की जो बुक है, जो कि बेटा प्रोफेसर मैकग्रेगर ने लिखी थी, उसी में से इस थ्योरी को लिया गया है। फोर्थ बेटा, he divided the employees of an organization into two category and this category is called assumption and theory। और उन्होंने बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया और उन दो कैटेगरीज को नाम दे दिया थ्योरी का या फिर अजम्पशन का। और इसमें बेटा जो दो थ्योरीज आई हैं सामने वो है एक्स थ्योरी। इन दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी में बेटा क्या किया उन्होंने? ऑल द नेगेटिव माइंडसेट एम्प्लॉइज आर इंक्लूडेड। तो इस थ्योरी में बेटा मैकग्रेगर ने जो नेगेटिव माइंडसेट वाले जो एम्प्लॉइज थे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले उनको इंक्लूड किया, जबकि वाई थ्योरी में बेटा उन्होंने पॉजिटिव माइंडसेट वाले जो एम्प्लॉइज है उनको इंक्लूड किया। This theory helps a manager in determining what type of motivation should be given to both the types of employees। और बेटा जो ये थ्योरी है एक मैनेजर को किस रूप में हेल्प करती है? भाई मैनेजर को पता चल जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं वो कौन कौन तो नेगेटिव माइंडसेट वाले हैं और कौन पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं। तो मैनेजर को ये भी पता चल जाता है कि भाई जो नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग हैं या जो एम्प्लॉइज हैं उनको कैसे मोटिवेट करना है, उनसे कैसे काम निकलवाना है। ठीक इसी तरह से जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले जो एम्प्लॉइज हैं जो हमेशा काम करने के लिए तैयार रहते हैं, तो उनको किस तरह से मोटिवेट करना है, उनसे कैसे काम निकलवाना है। तो बेटा आगे की थ्योरी में हम एक्स कैटेगरी में आने वाले या एक्स एजम्पशन में आने वाले जो एम्प्लॉइज है ना, नेगेटिव माइंडसेट वाले जो एम्प्लॉइज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बेटा जो नेगेटिव माइंडसेट वाले पीपल होते हैं या जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है बेटा, दीज एम्प्लॉइज इनहेरेंटली डिसलाइक वर्क। तो बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे एम्प्लॉइज भी होते हैं जो कि वास्तव में इनहेरेंटली का मतलब होता है शुरुआत से ही वो काम करना पसंद नहीं करते हैं। सेकंड, दे लुक द वर्क एज बर्डन एंड ट्राई टू अवॉइड इट। और बेटा वो अगर उनको कोई काम करने के लिए दे भी दिया जाता है तो वो उसको एक बर्डन के रूप में, मतलब एक बोझ के रूप में मानते हैं और वो कोशिश ये करते हैं कि मैं ये काम नहीं करूं, मतलब उस काम को अवॉइड करने की वो हमेशा कोशिश करते हैं। ठीक इसी तरह से बेटा जो नेगेटिव माइंडसेट वाले जो एम्प्लॉइज होते हैं ना उनके बारे में तीसरी बात ये कही गई थी कि दे रेजिस्ट एनी टाइप ऑफ चेंजेस एंड वर्क विद ट्रेडिशनल मेथड। और यदि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का चेंजेस लाना हो, चाहे से उनका खुद का भलाई क्यों ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी बेटा वो उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं और बेटा वो जो अपने पुराने और घिसे पिटे जो तरीके होते हैं उसी तरीके से वो काम करना चाहते हैं। और बेटा इसका एग्जाम्पल तो मैं आपको एक दे सकता हूँ फिलहाल। अभी आपको पता हो कुछ साल पहले जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे उनमें सब में कंप्यूटर को अप्लाई किया गया था कि जो भी कैलकुलेशन होंगे, जो भी हिसाब किताब होगा वहां पर कंप्यूटर का यूज होगा। अब जो एम्प्लॉयज ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे थे ना, बड़ी बड़ी फाइलों में एंट्री करना और ये सब चीजें, तो वो उसका रजिस्ट करने लग गए। और लास्ट में बेटा फिर उन्होंने क्या किया, VRS जो स्कीम होती है ना गवर्नमेंट जॉब करने के दौरान, एक VRS स्कीम होती है उसको चुन लिया। VRS का मतलब होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इसका मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय को ये अधिकार होता है कि आप कभी भी अपनी जो सर्विस है उसको छोड़ सकते हो। तो बेटा देखा आपने, वो एम्प्लॉय चाहते तो जो नए नए चेंजेस आए थे कंप्यूटर पर हिसाब किताब करना उसको अप्लाई कर सकते थे, उसको यूज में ले सकते थे, लेकिन बेटा उनका माइंडसेट ही ट्रेडिशनल तरीके से काम करने का था। तो इसीलिए बेटा उन्होंने रिटायरमेंट को ही चुन लिया कि पढ़ने दो, फालतू में कौन काम करेगा कंप्यूटर से, उसको सीखो, उसकी टाइपिंग स्पीड मेंटेन करो और ये सब चीजें। तो इस तरह के बेटा जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ट्रेडिशनल माइंडसेट से ही काम करना पसंद करते हैं। फोर्थ है बेटा, दे विश टू अवॉइड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इस तरह के जो एम्प्लॉयज पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है किसी काम को टाइम पर फिनिश करने की, तो बेटा वो इस तरह के रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं लेना चाहते हैं। ठीक इसी तरह से बेटा एक्स थ्योरी वाले जो एम्प्लॉयज है उनके बारे में फिफ्थ बात कही गई थी कि दे आर लेस एम्बिशियस एंड क्रिएटिव पर्सन। कि जो इस तरह के एम्प्लॉयज होते हैं ना बेटा वो बहुत ही कम महत्वाकांक्षी होते हैं। मतलब इसका ये है बेटा उनको अपने जीवन से कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं और वो ज्यादा क्रिएटिव पर्सन भी नहीं होते हैं। सिक्स्थ है बेटा, दे आर सेल्फ सेंटर्ड
एंड इनहेरेंट टू गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और सेल्फ सेंटर का मतलब होता है केवल उनको अपने आप से मतलब रहता है, और इनहेरेंट टू गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो संगठन के गोल्स होते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ज्यादा सेल्स करना, कस्टमर्स को जोड़ना, इनसे कोई उनका लेना देना नहीं होता है बेटा। सिंपली बेटा बस वो ऑफिस में जो 9 to 4 जो उनका टाइम पीरियड होता है, ऑफिस जो काम करने का टाइम पीरियड होता है ना, वो उसी पर काम करना पसंद करते हैं, बस इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं चाहते। ठीक इसी तरह से बेटा उनके बारे में सातवीं बात कही गई थी, दे वर्क फॉर इकोनॉमिक गेन्स, दे आर मनी माइंडेड पर्सन्स। मतलब इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो मनी माइंडेड होते हैं, केवल पैसों को ज्यादा महत्व देते हैं। यदि उनको टाइम पर पेमेंट मिल रहा है तो तब तक तो वो काम करते रहेंगे, वरना वो काम भी करना छोड़ देंगे बेटा। 8th, दे आर नॉट इंटेलिजेंट। और इस तरह के जो लोग होते हैं ना, या इस तरह के जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं होते, क्योंकि वो हमेशा जो नए नए चेंजेस आते हैं उनमें सीखने की जो जिज्ञासा होती है ना बेटा, वो बिल्कुल भी नहीं होती है। 9th, दे ओनली वांट टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। और इस तरह के जो एम्प्लॉयज है ना, वो अपनी लाइफ से केवल इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो बेसिक नीड्स है ना, रोटी कपड़ा मकान, बस यही हमारी पूरी हो जाए, और इसीलिए हम काम कर रहे हैं। मतलब उनको हायर लेवल की जो नीड्स होती है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली या सेल्फ एस्टीम वाली जो नीड्स होती है, उनको फुलफिल करने की उनकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है बेटा। तो जैसा कि आपने पिछली स्लाइड्स में देखा होगा कि जो इस तरह के नेगेटिव माइंडसेट वाले जो पीपल होते हैं ना, उनके बारे में 8 बातें हमने करी थी। तो अब एक सवाल उभर कर सामने आता है बेटा कि व्हाट शुड ए मैनेजर डू विद सच एक्स एम्प्लॉइज। मतलब जो नेगेटिव माइंडसेट वाले जो एम्प्लॉइज होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ में एक मैनेजर को क्या करना चाहिए कि वो मोटिवेट भी हो जाए, उनसे काम भी निकलवा लिया जाए। तो बेटा अब हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है बेटा, ए मैनेजर शुड क्लोजली मॉनिटर सच एम्प्लॉइज टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स। और बेटा एक मैनेजर को बड़ी बारीकी से उन पर ध्यान रखना होता है, उनकी हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना पड़ता है, ताकि एक मैनेजर अपना जो मैक्सिमम रिजल्ट है वो अटेन या अचीव कर सके उन एम्प्लॉयज के थ्रू। सेकंड है, ही शुड यूज फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू मोटिवेट देम बिकॉज दे आर मनी माइंडेड पर्सन। और यदि बेटा एक मैनेजर को ऐसे लोगों से काम निकलवाना है, तो बेटा मैनेजर को कोशिश करनी चाहिए कि वो उनको फाइनेंशियली बेनिफिट दे, ताकि वो मोटिवेट हो जाए, क्योंकि आपको पता है वो मनी माइंडेड पर्सन होते हैं, पैसा है तो वो काम करेंगे, ज्यादा पैसा दोगे तो थोड़ा बहुत ज्यादा काम कर देंगे। थर्ड है, समटाइम्स ही शुड यूज नेगेटिव मोटिवेशन टेक्निक्स लाइक पनिशमेंट टू मेक देम डू वर्क। और कभी कभार बेटा मैनेजर को ऐसे एम्प्लॉय से काम करवाने के लिए नेगेटिव जो मोटिवेशन टेक्निक होते हैं, जैसे पनिशमेंट वगैरह देना, उनकी सैलरी काट लेना और ये सब चीजें, इस तरह की जो नेगेटिव मोटिवेशन टेक्निक है वो भी अपनानी चाहिए, ताकि वो उनसे काम करवा सके। तो ये तो थी बेटा एक्स फैक्टर वाले जो एम्प्लॉयज थे उनके बारे में बातें। अब बात कर लेते हैं बेटा हम वाई कैटेगरी वाले एम्प्लॉयज के बारे में। और हाँ बेटा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपने एक्स कैटेगरी वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनके बारे में जो आपने 9 बातें अगर आज सीख ली हैं, वो आपको समझ में आ गई हैं, तो बेटा वाई फैक्टर या वाई कैटेगरी वाले जो एम्प्लॉयज है ना, उनका जस्ट उल्टा है। मतलब आपको बड़े ध्यान से एक्स जो कैटेगरी वाले एम्प्लॉयज हैं उनकी 9 बातों को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो जो वाई जो कैटेगरी के लोग हैं या जो एम्प्लॉयज हैं, उनके बारे में वो जो बाकी बातें हैं अपने आप याद हो जाएंगी। तो चलिए बेटा अब हम वाई अजम्पशन वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो बेटा जो वाई थ्योरी में आने वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनके बारे में फर्स्ट बात कही गई थी कि दे लाइक एंड एंजॉय द वर्क। बेटा वो हर तरह का काम करना पसंद भी करते हैं, और काम करने के दौरान एंजॉयमेंट भी काफी करते हैं बेटा। मतलब उन्हें काम करने से कोई परहेज नहीं होता है। सेकेंड है, दे लुक द वर्क एज प्लेइंग गेम। मतलब वो काम को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे तो वो कोई गेम खेल रहे हो। मतलब वो काफी एंथुसियास्टिक पर्सन होते हैं अपने काम को लेकर। ठीक इसी तरह से जो थर्ड बात उनके बारे में कही गई थी वो है बेटा, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट न्यू चेंजेस टू ग्रो। और बेटा जितने भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जाते हैं, उन चेंजेस को वो बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यदि उन्होंने चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया तो बेटा वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फोर्थ है बेटा, दे एक्सेप्ट न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू सेटिस्फाई हायर लेवल नीड्स विच मोटिवेट देम। और बेटा वो किसी भी तरह की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको वो इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब वो जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं, जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करते हैं, ताकि बेटा वो अपनी हायर लेवल की जो नीड्स है ना उनको वो सेटिस्फाई कर सके, ताकि वो अपने आप को मोटिवेट फील कर सके। अब बेटा हायर लेवल की नीड्स क्या क्या होती हैं, जैसे लोग उनकी इज्जत करें, वो अपनी कैपेबिलिटी को कितने हाई लेवल तक यूज कर सकता है, अपने आप की जो कैपेसिटी है वो उसको जांचना चाहता है। तो इस तरह की जो इच्छाएं हैं उनको बोलते हैं बेटा हायर लेवल नीड्स। इसी तरह से बेटा फिफ्थ बात जो कही गई थी उनके बारे में वो ये है कि दे आर मोर एम्बिशियस एंड क्रिएटिव पर्सन। और बेटा वाई कैटेगरी में आने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत ही महत्वाकांक्षी और काफी क्रिएटिव पर्सन होते हैं। सिक्स्थ, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। मतलब बेटा ऐसे जो एम्प्लॉयज है ना उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, वो खुद आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं, और इस तरह से वो अपने आप में ही मोटिवेटेड फील करते हैं। ठीक इसी तरह से जो सेवंथ बात उनके बारे में कही गई थी वो ये है बेटा कि दे वर्क फॉर मैक्सिमम यूज ऑफ देयर पोटेंशियल।
और बेटा ऐसे एम्प्लॉय काम इसीलिए करते हैं ताकि वो जो अपनी कैपेसिटी होती है, जो अपनी पोटेंशियल होती है, उसका मैक्सिमम यूज कर पाए। मतलब उन्हें ठाला बैठा रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। 8th है बेटा, दे आर इंटेलिजेंट। और सीधी सी बात है, जो नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहा है और जो नए नए चेंजेस को भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो बेटा सीधी सी बात है, उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो हमेशा सीखने के लिए तैयार होते हैं, और जो बेटा हमेशा सीखने के लिए तैयार है वो हमेशा बेटा ध्यान रखना कि वो इंटेलिजेंट होगा। और 9th है बेटा, दे वांट टू फुलफिल देयर सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स अलोंग विद बेसिक नीड्स। और जैसा कि बेटा 9 पॉइंट में कहा गया है, ऐसे जो एम्प्लॉयज होते हैं ना बेटा, वो अपनी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को फुलफिल करना चाहते हैं। हालांकि वो बेसिक नीड्स तो पूरी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ में बेटा सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड्स को भी वो पूरा करना चाहेंगे। तो बेटा ये तो थी बेटा 9 बातें जो कि वाई कैटेगरी में आने वाले एम्प्लॉयज के बारे में थी। अब सवाल ये उठता है कि जो वाई कैटेगरी के एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनसे समय पर काम निकलवाने के लिए एक मैनेजर को क्या करना चाहिए। तो चलिए बेटा यही चीज देखते हैं। तो जैसे कि बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि व्हाट शुड ए मैनेजर डू विद सच वाई एम्प्लॉयज, मतलब वाई कैटेगरी में आने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ एक मैनेजर को क्या करना चाहिए ताकि वो अपने आप में मोटिवेटेड फील करें। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा, देयर इज नो नीड ऑफ क्लोजली मॉनिटर सच एम्प्लॉयज। तो बेटा इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, वाई कैटेगरी में जो एम्प्लॉयज आते हैं, उनको ज्यादा दबाव में रखकर काम करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं। जैसे उनको कोई काम मिलेगा तो वो खुद कोशिश करेंगे कि उसको टाइम पर फिनिश कर दे, इसलिए उनको क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। सेकंड है बेटा, ही शुड यूज देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। और बेटा एक मैनेजर को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं ना वाई कैटेगरी में आने वाले, या वाई थ्योरी से रिलेटेड जो, या वाई अजम्पशन से रिलेटेड जो एम्प्लॉयज हैं, उनका मैक्सिमम पोटेंशियल यूज करना चाहिए। मतलब वो एम्प्लॉयज खुद चाहते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ना, वहां तक इस ऑर्गेनाइजेशन में उसका यूज होना चाहिए। थर्ड है बेटा, ही शुड गिव चैलेंजिंग टास्क टू देम। और ऐसे एम्प्लॉयज को बेटा एक मैनेजर को हमेशा चैलेंजिंग टास्क देना चाहिए, क्योंकि बेटा वो पैसे के भूखे नहीं रहते हैं, वो अपनी मान, सम्मान और इज्जत के भूखे होते हैं। वो ये चाहते हैं कि समाज में, ऑर्गेनाइजेशन में लोग उनकी इज्जत करें, और इज्जत तभी होती है जब वो चैलेंजिंग टास्क को पूरा कर लेते हैं और अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का यूज कर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको मैकग्रेगर की जो एक्स वाई थ्योरी है वो अच्छी तरह से उनमें आ गई होगी। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है बेटा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें इस पॉइंट में ये वाली दिक्कत आ रही है। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर पहुंचे तो आप इसके लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मोटिवेशन की एक और थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बेटा विलियम ऑची की जैड थ्योरी। मोटिवेशंस की जितनी भी थ्योरीज हैं उनमें सबसे बेहतर थ्योरी मानी जाती है बेटा। तो चलिए बेटा आज इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। बेटा जेड थ्योरी को हम डिटेल से पढ़ें उससे पहले बेटा हम विलियम ऑची के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जुटा लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है बेटा, प्रोफेसर विलियम जी ऑची वाज एन अमेरिकन मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर। बेटा प्रोफेसर विलियम जी ऑची जो थे वो बेटा अमेरिकन मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर थे। सेकंड है, ही वाज द ऑथर ऑफ द बुक थ्योरी जेड, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज। बेटा वो अपनी एक बुक के लेखक भी थे और उस बुक का नाम था बेटा थ्योरी जेड, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज। तो बेटा ये इतना लंबा जो नाम है वो एक बुक का है जो कि विलियम जी ऑची ने लिखी थी। थर्ड है बेटा, दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1981 और इस बुक का प्रकाशन या इस बुक को 1981 में छापा गया था बेटा। फोर्थ है, इन दिस बुक ऑची मेंशन्ड ऑल द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज्ड इन द कंपनीज ऑफ यूएसए एंड जापान। बेटा इस बुक में ऑची ने यूएसए और जापान में जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज में ली जाती है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कैसे अप्लाई किया जाए, तो ऐसी ही बेटा मैनेजमेंट ट्रिक्स के बारे में उस बुक में ऑची ने मेंशन किया था। फिफ्थ है, जेड थ्योरी इज ए हाइब्रिड मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाइड इन अमेरिका एंड जापान। तो बेटा इस थ्योरी में अमेरिका और जापान में एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज किया जाता है उन सभी बातों के बारे में बताया गया है। और अब बात कर लेते हैं बेटा बिना किसी देरी के ऐसे 6 मोटिवेटिंग फैक्टर्स के बारे में जो कि विलियम ऑची ने अपनी जेड थ्योरी में बताया था। तो बेटा इसमें फर्स्ट जो मोटिवेटिंग फैक्टर है किसी भी एम्प्लॉय के लिए जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो है बेटा लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। Theory Z suggests that an organization should try to provide a lifetime employment to its employees. तो बेटा थ्योरी जेड आपको ये सजेस्ट करती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी वो किसी भी एम्प्लॉय को अपने यहाँ पर नौकरी दे रहा है तो बेटा वो एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट काम करता रहे, मतलब उसको जो जॉब ऑफर किया जा रहा है वो लाइफ टाइम के लिए हो। द ऑर्गेनाइजेशन शुड अवॉइड रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ।
और बेटा ऑर्गेनाइजेशन को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को लेकर किसी भी प्रकार का रिट्रेंचमेंट या ले ऑफ न करें। बेटा रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ दोनों को बोलते हैं छटनी करना। कभी कभार बेटा ऑर्गेनाइजेशन में जो लॉस है वो बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जो अपने एम्प्लॉयज है उनकी छटनी करना शुरू कर देता है। और इस तरह से बेटा जिन एम्प्लॉयज की उन्होंने छटनी की है वो बाकी टाइम के लिए बेरोजगार बैठे रहते हैं। In Japan, once the worker is selected, the companies don't terminate them even when there is continuous loss। और बेटा जहां तक हम जापान की बात करें ना, तो जापान में क्या होता है बेटा, एक बार यदि किसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया जाता है तो फिर उसके बाद में बेटा वो जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो कंपनी है उसको वो टर्मिनेट नहीं करती है, मतलब जॉब से बाहर नहीं निकालती है, चाहे उस कंपनी को कितना ही लगातार लॉस क्यों ना हो रहा हो। और ऐसा करने से बेटा दिस मेक्स द एम्प्लॉयज लॉयल एंड डेवोटेड टुवर्ड्स द कंपनी। और इस तरह से बेटा क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उसके मन में आपकी कंपनी को लेकर वफादारी जागती है, वो आपकी कंपनी में बड़ा समर्पित होकर काम करना शुरू कर देगा। अगर बेटा हम अपने इंडिया में जो काम करने वाली कंपनीज है उनके बारे में बात करें ना, तो बेटा यहाँ तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। यदि कंपनी को थोड़ा सा भी नुकसान होता है ना, तो वो फटाफट अपने खर्चे कम करने के लिए एम्प्लॉयज को घर भेजने की तैयारी करना शुरू कर देती है बेटा। और इसीलिए बेटा जो इंडियन एम्प्लॉयज है ना, वो एक कंपनी में लगातार काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको ये पता है कि यदि मान लीजिए भविष्य में उनको उस कंपनी से कभी भी बाहर निकाला जा सकता है। और इसीलिए बेटा यहाँ के जो एम्प्लॉयज है इतने ज्यादा लॉयल यानी वफादार और समर्पित नहीं होते हैं अपनी कंपनी के प्रति। अब अगर हम सेकंड मोटिवेटिंग फैक्टर की बात करें तो वो है बेटा स्लो प्रमोशन। इन अमेरिकन एंड जापानीज कंपनीज प्रमोशन इज गिवन ऑन द फॉलोइंग बेसिस। बेटा अमेरिका और जापान में जो प्रमोशन दिया जाता है ना एम्प्लॉयज को, किसी भी कंपनी में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको प्रमोशन बेटा दो बेसिस पे दिया जाता है। फर्स्ट है लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस, लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस होगा या 8-10 साल का एक्सपीरियंस होगा ना आपको, तभी आपको प्रमोशन दिया जाएगा। और सेकंड है बेटा हाउ मच एन एम्प्लॉय मोटिवेट्स एंड सपोर्ट अदर एम्प्लॉयज। और बेटा एम्प्लॉयज में एक खास गुण देखा जाता है कि भैया वो एम्प्लॉयज दूसरे एम्प्लॉय को कितना ज्यादा मोटिवेट कर रहा है काम करने के लिए, उसकी कितनी ज्यादा सपोर्ट या हेल्प कर रहा है। अगर ये क्वालिटीज उस एम्प्लॉय में नजर आती है तो इन दो ही बेसिस पर बेटा उनको प्रमोशन दिया जाता है। अब आप कहोगे सर इतना लंबा काम करना पड़ता है किसी एक कंपनी में? हाँ बेटा बिल्कुल। जापान और अमेरिका में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं ना, एक बार यदि कंपनी में सेलेक्ट हो गए तो कंपनी वैसे भी उनको जाने नहीं देती है, क्योंकि बेटा उन्हें एम्प्लॉयज की क्वालिटीज पसंद आती है, इसीलिए वो एम्प्लॉय को हायर करते हैं। और इसी तरह से एक बात और कही गई थी बेटा कि जो प्रमोशन है शुड नॉट बी वर्टिकल बट शुड बी हॉरिजेंटल। मतलब प्रमोशन जो भी दिया जाता है वो वर्टिकल बेस पे नहीं दिया जाना चाहिए, प्रमोशन हमेशा बेटा हॉरिजेंटल तरीके से ही देना चाहिए। अब ये वर्टिकल प्रमोशन और हॉरिजेंटल प्रमोशन क्या है, चलो इसको भी समझ लेते हैं। वर्टिकल प्रमोशन की तरफ हम ध्यान से देखें ना बेटा, तो देखो जैसे कोई एम्प्लॉय सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहा है, अब कुछ साल बाद में उसका प्रमोशन होकर वो डिप्टी मैनेजर बन गया, उसके बाद में फिर वो असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है और उसके बाद में बेटा वो मैनेजर की पोस्ट को अचीव कर लेता है। तो इसको तो बोलते हैं वर्टिकल प्रमोशन। अगर हम बात करें हॉरिजेंटल प्रमोशन की, तो सपोज करिए एक एम्प्लॉय सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहा है, अब उसका प्रमोशन होकर वो डिपार्टमेंटल मैनेजर बन जाता है। किस डिपार्टमेंट का? सेल्स का। इसी तरह से फिर आगे प्रमोशन होता है और वो डिपार्टमेंटल मैनेजर वापस बनेगा, किसका? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। और इसी तरह से बेटा आगे आने वाले कुछ वर्षों में वो डिपार्टमेंटल मैनेजर बन जाता है, लेकिन अब की बार वो कौन से डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंटल मैनेजर बना? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। अब अगर बेटा आप मेरे से ये पूछो कि सर आपको वर्टिकल प्रमोशन बढ़िया लगता है या हॉरिजेंटल प्रमोशन, तो बेटा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हॉरिजेंटल प्रमोशन को ही प्रेफर करूंगा। कारण इसका ये है बेटा कि वर्टिकल प्रमोशन में क्या होता है, यदि एक सुपरवाइजर कुछ वर्षों बाद में मैनेजर बन जाता है तो मैनेजर की तो जिम्मेदारी सभी डिपार्टमेंट को संभालने की होती है ना। ये जितने भी डिपार्टमेंट थे ना, सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो बेटा सपोज करो वो सुपरवाइजर केवल डिपार्टमेंटल मैनेजर था, किसका? शुरुआत में सेल्स डिपार्टमेंट का एक मैनेजर था। अब उसका प्रमोशन होते होते वो मैनेजर बन गया, तो वो किस डिपार्टमेंट को बेहतर तरीके से संभाल सकता है? केवल सेल्स डिपार्टमेंट को। बाकी जो प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उनको वो अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाएगा। इसलिए बेटा जो हॉरिजेंटल प्रमोशन है उसमें क्या होता है, सेम लेवल की जो पोस्ट है या सेम लेवल के जो डिपार्टमेंट है उसका हेड बनने का मौका मिलता है। आपको सभी डिपार्टमेंट का जो एक्सपीरियंस अच्छी तरह से होता है, फिर उसके बाद में अगर आप मैनेजर बनते हो ना, तो उस कंपनी में सभी डिपार्टमेंट को आप इजीली हैंडल कर पाओगे। तो चलिए बेटा अब हम थर्ड मोटिवेटिंग फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा थर्ड मोटिवेटिंग फैक्टर है करियर पाथ। इन जापान एम्फेसिस इज नॉट गिवन ऑन स्पेशल पाथ ऑफ करियर। बेटा जापान में क्या होता है कि किसी भी एम्प्लॉय को इस आधार पर इंटेलिजेंट नहीं कहा जाता कि उसने एक पर्टिकुलर जॉब में कितना एक्सपीरियंस हासिल किया है।
द करियर पाथ शुड इन्वॉल्व डिफरेंट फंक्शन एक्सपीरियंस। बेटा किसी भी एम्प्लॉय को वहां पर इसी बेस पर प्राथमिकता दी जाती है कि उस एम्प्लॉय को अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जॉब में कितना एक्सपीरियंस है। और इसके लिए बेटा जॉब रोटेशन एंड डिफरेंट ट्रेनिंग डिफरेंट जॉब शुड अप्लाई ऑन एम्प्लॉयज। और एक मैनेजर को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को जॉब रोटेशन प्रोवाइड करवाए। जॉब रोटेशन का मतलब होता है बेटा अलग अलग डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस देना। एंड डिफरेंट ट्रेनिंग डिफरेंट जॉब मतलब अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करवाई जाए ताकि जो वहां के एम्प्लॉयज हैं अलग अलग काम को करने में माहिर हों। अब अगर हम बेटा जेड थ्योरी का फोर्थ मोटिवेटिंग फैक्टर के बारे में बात करें तो वो है ह्यूमैनिटी विद एम्प्लॉयज। इन जापान एंड यूएसए कंपनीज द मैनेजर डज नॉट ट्रीट एन एम्प्लॉय एज ए मशीन बट ट्रीट एज ए ह्यूमन बीइंग। बेटा जापान और यूएसए में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं तो उनके साथ में कंपनियों में क्या होता है, एक मशीन की तरह उनसे काम नहीं लिया जाता, उनके साथ में एक मानवता की तरह व्यवहार किया जाता है। मतलब अपने इंडिया की तरह नहीं है कि भैया आपको 8 घंटे आना है, 8 घंटे में गधों की तरह काम करते रहो और फिर भी आपको कोई बोनस वगैरह नहीं है। केवल सैलरी पर ही इंडियन जो एम्प्लॉयज हैं वो डिपेंड हैं। They give value to the personal feelings of employees। और बेटा वहां के मैनेजर जो लोग हैं, वहां की जो कंपनियां हैं, अपने एम्प्लॉयज की जो पर्सनल फीलिंग होती है उनको भी वैल्यू देते हैं। मतलब यदि मान लीजिए एम्प्लॉय को थकान हो रही है, उसे आराम करना है तो ड्यूटी आवर्स में उसे आराम करने का मौका भी देते हैं। और यदि बेटा एम्प्लॉय ऑफिस में काम करने के दौरान बीमार हो जाता है तो बेटा ऑन द स्पॉट उसे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। अपने इंडिया की तरह नहीं है कि हमें डायरेक्ट ही जो है घर पे भेज दिया जाता है, भाई घर जाओ आप छुट्टी करो। दिस गिव्स स्ट्रॉन्ग बॉन्डेशन विद ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरह से बेटा एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन मतलब एम्प्लॉय और जो कंपनी है उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डेशन हो जाता है और जो एम्प्लॉय है उस कंपनी में रेगुलर बेसिस पे लॉन्ग टाइम तक काम करना शुरू कर देता है। इसी तरह से यदि हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो वो है बेटा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। इन अमेरिका एंड जापान एम्प्लॉयज आर इनवाइटेड टू टेक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग विद हायर मैनेजर्स। अमेरिका और जापान में क्या होता है बेटा, जो एम्प्लॉयज होते हैं ना उनको भी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में इनवाइट किया जाता है। उनको भी ये कहा जाता है कि आप जो आपके हायर अथॉरिटीज है उनके साथ मिलकर डिसीजन लीजिए। और इससे क्या होता है, दिस विल इंक्रीज देयर कमिटमेंट टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। और इससे बेटा जो एम्प्लॉयज है वो अपने काम को टाइम पर फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है बेटा कि जो काम वो कर रहे हैं इस काम के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लिए गए थे ना उनमें वो खुद भी शामिल थे। इसी तरह से यदि हम सिक्स्थ मोटिवेटिंग फैक्टर के बारे में बात करें तो वो है बेटा ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। मैनेजर्स शुड डेवलप न्यू स्किल्स अमंग द एम्प्लॉयज थ्रू ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो अमेरिकन और जो जापानीज कंपनीज हैं उनमें जो मैनेजर्स है ना वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज की स्किल को डेवलप करे। अब एम्प्लॉय की स्किल को डेवलप करने के 4 तरीके हैं बेटा। फर्स्ट है ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग दी जाए। सेकेंड है बेटा जॉब रोटेशन। अब जॉब रोटेशन का मतलब होता है गिविंग डिफरेंट वर्क ऑफ द सेम लेवल। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसको उसी के लेवल का काम दूसरे डिपार्टमेंट का भी दे दिया जाए तो इसको बोलते हैं जॉब रोटेशन। और इस तरह से बेटा उस एम्प्लॉय को दूसरे डिपार्टमेंट के काम के बारे में जानकारी भी मिल जाती है। थर्ड है बेटा जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनलार्जमेंट का मतलब होता है बेटा इंक्रीजिंग द सेम वर्क ऑफ द सेम लेवल। तो बेटा जॉब एनलार्जमेंट में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है काम तो उसी डिपार्टमेंट में कर रहा है और जो भी काम कर रहा है, जिस भी तरीके का वो काम करता है रेगुलर बेसिस पे, उसी तरीके का काम और उसके लिए बढ़ा दिया जाता है। सपोज करिए एक एम्प्लॉय का काम है कंप्यूटर पर बैठकर डाटा एंट्री करना, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर में फीड करना। अब मान लीजिए अगर उसको कंप्यूटर ऑपरेटर के काम के साथ साथ उसको प्रिंटिंग का काम भी दे दिया जाए, मतलब ये है बेटा कि वो कंप्यूटर पर डाटा एंट्री का काम भी करेगा और साथ ही साथ में वो प्रिंटर से उन कागज को या उन डॉक्यूमेंट्स को निकालने का या प्रिंट करने का भी काम कर लेगा। इस तरह से क्या होता है, वो अपनी एक ही जॉब से बोरियत महसूस नहीं करता है। इसी तरह से फोर्थ है बेटा जॉब एनरिचमेंट। बेटा जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है गिविंग डिफरेंट एंड चैलेंजिंग वर्क ऑफ डिफरेंट लेवल। बेटा इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज होता है ना उसे एक तरह से हायर लेवल पर प्रमोट किया जाता है और इसी प्रमोशन के साथ में बेटा उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। अब उसको काम डायरेक्टली दिया नहीं जाएगा, वो काम देने के साथ साथ में बेटा उसको ये भी सोचना पड़ेगा कि मैं इस काम को समय पर पूरा कैसे करूं। उस काम के रिगार्डिंग जो प्लानिंग होती है और जो कंट्रोलिंग होती है वो सारा काम बेटा खुद ही करना पड़ता है। तो बेटा इन 4 मेथड से एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉय की स्किल को डेवलप करना चाहिए ताकि उनको अलग अलग डिपार्टमेंट का स्किल मिले, ताकि उनको अलग अलग डिपार्टमेंट का नॉलेज मिलता रहे।
और इसी तरह से बेटा जो जेड थ्योरी है और इस वीडियो का भी वो लास्ट टॉपिक जो मोटिवेटिंग फैक्टर के रूप में उभर के अपने सामने आता है वो है बेटा 7th पॉइंट और उसका नाम है बेटा इनफॉर्मल कंट्रोल। देयर शुड नॉट बी स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग सिस्टम फॉर एम्प्लॉइज। तो बेटा जेड थ्योरी में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि एम्प्लॉइज के लिए कंट्रोलिंग सिस्टम ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है 24 घंटे ही जब तक एम्प्लॉइज ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उन एम्प्लॉइज के सर पर बस मैनेजर बैठा ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन अमंग द एम्प्लॉइज। और बेटा कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं उनमें आपसी क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और उनमें सहयोग करने की भावना होनी चाहिए। इसलिए कोऑपरेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस शुड बी डेवलप्ड बाय ए मैनेजर इन देयर एम्प्लॉइज। और इसीलिए बेटा एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉइज में म्यूचुअल ट्रस्ट, कोऑपरेशन और कॉन्फिडेंस की जो ये फीलिंग है, जो भावना है और इस तरह की जो आदतें हैं वो विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बेटा उम्मीद है आपको जो जेड थ्योरी है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बेटा यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके स्क्रीन पर सबसे पहले पहुंचे तो बेटा इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम वॉचिंग दिस वीडियो।